विराज जब कैंटीन में आया तो 3 लड़कियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि शहनाज उसे शांत करवाने के लिए उन्हें विराज की पहचान बताती, विराज ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद वो उसके साथ खाना खाने के लिए जब नदी पर आया तो शहनाज पानी में गिर गई। विराज ने उसे बचाया और अचानक से शहनाज को याद आया कि वो एक बार पहले भी ऐसे ही पानी में गिरी थी। जैसे ही उसने विराज को थैंक यू बोला तो उसका जवाब सुनकर वो उसकी और भी ज्यादा मुरीद हो चुकी थी। इसके बाद दोनों ने खाना खत्म किया और विराज ने शहनाज को फिर से कॉलेज छोड़ दिया। जैसे ही उसे उतार कर वो फिर से जाने ही वाला था तो इतने में शहनाज ने पीछे से कहा, विराज, आज मुझे अपने साथ खाना खिलाने के लिए थैंक यू। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाकर सच में बहुत अच्छा लगा। शहनाज ने मुस्कुराते हुए कहा। विराज को लग रहा था कि आज का मैच वो जीत चुका था। उसने भी उसकी तरफ देखा और बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे कॉलेज आता रहूंगा और ऐसे ही खाना खिलाने के लिए नदी पर ले जाता रहूंगा। तो बोलो, चलोगी मेरे साथ? विराज का सवाल सुनते ही शहनाज का चेहरा जैसे लाल हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि जवाब में वो हाँ कहे या ना। उसने बस अपना सिर नीचे झुका लिया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। एक तरफ तो विराज उसकी बहन का मंगेतर था और दूसरी तरफ उससे उसका रिश्ता क्या जुड़ता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। अरे, मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें लेने के लिए आता रहूंगा, चाहे तुम मेरे साथ आओ या फिर ना आओ। और जब तक तुम मेरे जैसे फटीचर को पसंद नहीं करने लगोगी ना, तब तक तो मैं आता रहूंगा। विराज ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। शहनाज ने उसका जवाब सुनते ही उसे घूर कर देखना शुरू किया। विराज का चेहरा धूप में चमक रहा था। शहनाज से रहा ही नहीं गया और उसके मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जैसे ही शहनाज के मुंह से यह निकला, इतने में उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से क्या निकल गया। ये उसे बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि ये बात बोलकर वो बहुत ही छोटी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वो जमीन ही में धंस जाए। अच्छा चलो बाय, मैं जा रहा हूं, विराज ने कहा। उसकी आवाज सुनकर फिर से शहनाज ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा लिया। विराज तब तक मजे से अपनी साइकिल चलाता हुआ वहां से निकल गया था। अचानक ही शहनाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर विराज जब वहां से थोड़ा सा दूर गया तो उसके ईयरफोन पे आवाज आई, शहनाज पलट चुकी है। जैसे ही विराज ने ये सुना, उसने एक कोने में अपनी साइकिल रोकी और उसे वहां पर खड़ा कर दिया। इसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी वहां पर आकर रुक गई। उसके दरवाजे खुले और विराज उसमें चढ़ गया। अब्बास मुस्कुराते हुए गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। अरे विराज भाई, आप कब से फटीचर हो गए भाई, और ये साइकिल चलाने लगे? आप तो जब इसके बारे में सोचते भी थे ना, तब आपको गुस्सा आता था, अब्बास ने कहा। अरे बस पूछो ही मत, गुस्सा तो मुझे अभी भी आ रहा है, विराज ने कहा। और इतने में गाड़ी में बैठी एक लड़की ने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। विराज भाई, मुझे माफ कर देना, उन लड़कियों ने शायद आपको बहुत ज्यादा ही डांट दिया है ना? इतने में शांतनु भी उसकी गाड़ी के बाहर आकर खड़ा हो गया और विराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अगर मैं शहनाज के पीछे नहीं होता तब मुझसे किसी ने इस तरह की बात करने की सोची भी नहीं होती। तो मैं पूरे परिवार को खत्म कर देता अगर ऐसा कुछ होता तो, विराज ने गुस्से में कहा। तब तक उस लड़की ने विराज को उसके नए और साफ कपड़े पहना दिए और विराज आराम से पहले की तरफ अपनी कुर्सी में पैर पर पैर डालकर बैठ गया। अब्बास ने फिर से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे विराज भाई, आपने शहनाज का चेहरा देखा था? उसे देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि उसे आपसे प्यार हो गया है। अच्छा, वैसे तुम कह रहे थे ना कि शहनाज से प्यार कर पाना अपने आप में मुश्किल काम है। भाई, शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज सुबह से जब से मैं उसे मिला था ना, तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा था, विराज ने कहा। उसकी जीत पक्की हो चुकी थी, ऐसा उसे लग रहा था। अब्बास भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अपने मन ही मन ये कह रहा था, अगर मैंने तुझे डायरी नहीं दी होती ना, तो तेरी भी हालत मेरी जैसी होती। समझे विराज भाई, शहनाज ने मुझे तो खाना पूरा करने से पहले ही मना कर दिया, लेकिन आज मेरी वजह से तू शहनाज के इतने करीब आ पा रहा है और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तो अगले 15 दिनों में शहनाज तेरी बाहों में होगी। बात कर रहा। अब्बास ये सब अपने आप से कह रहा था, लेकिन वो ये सब बात विराज से नहीं कह सकता था, इसलिए उसने विराज से कहा, हाँ ये बात तो सही है विराज भाई, लेकिन भले ही मैंने वो डायरी पढ़ ली थी, लेकिन मेरी मोटी खोपड़ी में ये बात जा ही नहीं रही थी कि आखिर ये लकी है कौन और ये दिखता कैसा है, क्या करता होगा, लेकिन आपने तो उसका अंदाजा एक बार में ही लगा लिया, अब्बास ने कहा। अरे नहीं, मुझे खुद बहुत दिक्कत हो रही थी ये बात समझने में कि कौन है, इतनी आखिर चीजें कैसे कर सकता है, विराज ने भी लकी की शिकायत करते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं विराज भाई, कौन सा आपको जिंदगी भर ऐसे ही रहना है, बस एक बार के लिए वो आपके साथ आ जाए, उसके बाद तो आप जो हो वो फिर से हो ही सकते हो, अब्बास ने कहा।
विराज ने गहरी सांस ली और उसके बाद बोला, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ शहनाज के लिए कर रहा हूं। जैसे ही मुझे एक बार वो मिल गई ना, उसके बाद तो मैं। विराज ने इसके बाद अपनी मुट्ठी को जोर से कस लिया। अब इधर से जब ये सब हो रहा था तब लकी भी अपनी डायरी ढूंढने में लगा था। उसकी डायरी श्रेया के पास थी। वो श्रेया को भी कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। वो उसे सब जगह ढूंढ चुका था, लेकिन उसका ना तो कोई अता पता था। इसके अलावा वो शहनाज के पास भी 2 बार आया, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखने को राजी नहीं थी। लेकिन दोनों की बातों की वजह से बहुत ही उदास महसूस कर रहा था और वो बस उसे एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन अब उसके लिए एक बात थी जिसकी वजह से वो काफी खुश महसूस करने लगा, और वो ये बात ये थी कि शांतनु ने भी अब शहनाज के पास मंडराना कम कर दिया और ना ही वो उससे बात किया करता। लकी अब थोड़ा सा शांत हो गया था और उसने पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाना शुरू किया। हालांकि वो अभी भी उस डायरी को खोजने में लगा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कहां से खोज कर लाए। उधर इंटरनेशनल खेलों की शुरुआत हो चुकी थी और इसके लिए सिमोना वॉलंटियर करने के बारे में सोच रही थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से वहां पर खेलने के लिए खिलाड़ी और उनकी टीम आई हुई थी और पूरा जयपुर उनके स्वागत के लिए सजा दिया गया था। सारा मीडिया सिर्फ इन्हीं खबरों से भरा हुआ था और पुलिस भी काफी चौकन्नी थी। उन्होंने पूरे जयपुर में अपना डेरा जमा लिया और उनके होने की वजह से माहौल काफी ठीक हो गया था। खास तौर पर जिस दिन से खेलों की शुरुआत होने वाली थी उस दिन तो काफी कड़ी सुरक्षा थी। न सिर्फ वहां पर बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, बल्कि पुलिस भी हर चौराहे और हर गली के बाहर खड़ी थी। दोपहर में लकी जब लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, ठीक तभी पीछे से किसी ने आकर उसकी पीठ थपथपा दी। जब लकी ने पलटकर देखा तो पाया कि सिमोना उसके पीछे खड़ी थी। लकी उसी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वो बिल्कुल झरने के पानी की तरह साफ और चमकदार मुस्कान से लबारेज थी। उसने इस तरह से देखने के बाद लकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तुम्हें तो सेंट्रल पार्क स्टेडियम में होना चाहिए था ना, तुम मेरे सामने यहाँ क्या कर रही हो? लकी ने पूछा। हाँ, मैं बस अभी सेंट्रल पार्क स्टेडियम के लिए जा रही थी। सोचा कि जाने से पहले एक बार तुमसे पूछ लूं, तो बोलो चलोगे? सिमोना ने कहा। अरे अब तुम वहां पर काम करने के लिए जा रही हो, मैं वहां पर अकेले रह जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा ना, इसलिए मेरे हिसाब से तुम अकेले ही जाओ, यही सही रहेगा, लकी ने कहा। उसे मालूम था कि जब लोग पहली बार सेंट्रल पार्क गए थे तो उसके बाद जब वो खाना खाने के लिए आए थे तो लकी को इस बात का आभास हो गया था कि सिमोना उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए उसने उसके बाद से उससे मिलना बंद कर दिया और जहां भी वो जाती लकी वहां से घूम जाता। अरे यार लकी, समझने की कोशिश करो ना, आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, मेरी जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है। चाहती हूं कि मेरे साथ तुम हो। अब मेरे मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं ना, वरना मैं उनको ही बुला लेती। अब अगर तुम भी मेरे साथ नहीं आओगे तो अकेला फील करूंगी यार, सिमोना ने कहा और उसकी आंखें लकी की ओर बड़ी उम्मीदों से देखने लगी। जब लकी को एहसास हुआ कि वो सच में कितनी अकेली महसूस कर रही थी तो उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, कम से कम ओपनिंग सेरेमनी ही देख लूंगा, उसके बाद अगर खेलों में मजा आया तो वो भी देख लूंगा। सिमोना उसका जवाब सुनते ही काफी खुश हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लकी मैं तो सिर्फ एक वॉलंटियर हूं और मेरे पास कोई फ्री टिकट नहीं है। ऐसे में मैं तो दरवाजे पर ही खड़ी रह जाऊंगी और सेरेमनी नहीं देख पाऊंगी। तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। क्या करोगे फिर? और क्या तुम अभी मेरे साथ आओगे? लकी ने जैसे उसके मुंह से ये सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो किसी भी हाल में उसके साथ में खड़ा रहकर सिर्फ दरवाजा तो नहीं देखना चाहता था। जैसे ही सिमोना ने लकी का ऐसा चेहरा देखा तो उसे जोर से हंसी आ गई। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंस क्यों रही थी, लेकिन जितना वो लकी को देखती जा रही थी उसकी हंसी उतनी ही तेज छूट रही थी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? अरे तुम कितने स्मार्ट दिखते हो, तो फिर तुम इतने बड़े बुद्धू कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है? अब समझ आया कि तुम अभी तक सिंगल कैसे हो? और मुझे भी ऐसे ही लड़के पसंद है जो कि इतने ही बुद्धू हो, सिमोना ने कहा। और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में वो भी कह दिया था जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। उसके गाल मारे शर्म के लाल हो गए। फिर उसने अपनी नजर लकी से दूर करते हुए कहा, चलो अब चलते हैं, वहां पर जब चलेंगे तो बहुत कुछ करने को मिलेगा, सिर्फ खेल ही नहीं है, बहुत कुछ है। इसके बाद सिमोना ने लकी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ आने लगी। वो उसे अपने साथ लाइब्रेरी से बाहर ले आई और फिर दोनों ने एक ऑटो लिया और सीधा सेंट्रल पार्क स्टेडियम के लिए रवाना हो गए। ऑटो में बैठने के बाद भी सिमोना और लकी के बीच में काफी बातें हो रही थी। सिमोना लकी से उसके उस डोनेशन के बारे में बात कर रही थी जो उसने पार्टी के लिए दिया था।
क्योंकि पहले जब उसने लकी से इस बारे में बात की थी तो लकी ने कहा था कि वो एक बहुत ही गरीब आदमी है, लेकिन वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया था, ये सिमोना को समझ नहीं आ रहा था। फिर लकी ने बताया कि जिस औरत ने उसे होटल में बचाया था उसी ने उसकी ऐसी हालत देखकर उसे इतना पैसा दिया था। अब जब लकी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने वो पैसा दान कर दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी डायरी खोज पाता और क्या सिमोना लकी के दिल में जगह बना पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज ने शहनाज को इम्प्रेस कर देने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने उसके लिए वो सब कुछ कर दिया जो लकी ने किया था, और इस वजह से शहनाज भी दिल ही दिल उसे पसंद करने लगी। इधर लकी कब से श्रेया को ढूंढने की कोशिश में लगा था। वो उसे फोन भी लगा रहा था लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रही थी। इस दौरान खेलों का दिन आ गया और सिमोना लकी को अपने साथ लेकर सेंट्रल पार्क स्टेडियम आ गई। जब लकी ने उसे बताया कि उसने पैसे दान में क्यों दिए थे तो सिमोना के तो होश उड़ गए। अरे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि सीधा 1 करोड़ दान कर दोगे? अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए देते तो मैं तो सबसे पहले वो सारा पैसा अपने मम्मी पापा के पैरों में रख देती। उसके बाद मैं हम लोगों के लिए एक बढ़िया सा घर खरीदती और फिर उसमें ना आधा हिस्सा किराए पर चढ़ा देते। पता नहीं मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा जब मैं और मेरा परिवार इतना सुकून से रह पाएंगे, सिमोना ने कहा। और वो लकी के साथ में स्टेडियम में दाखिल हो गई। थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। बहुत सारे लोग थे जो झंडा लेकर खड़े थे। कुछ लोग अपने साथ वालों के साथ में फोटो ले रहे थे और कुछ ने तो स्टेडियम के अंदर घुसना शुरू कर दिया। स्टेडियम की बाईं तरफ वहां पर एक ट्रक लगा था जहां पर ढेर सारे लोग खाना खा रहे थे। लकी ने उस ट्रक को देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि कुमारी का ही ट्रक था। उसने सिमोना की तरफ देखा और कहा, अरे वो देखो, वहां पर कुमारी ने अपनी गाड़ी लगा रखी है, चलो एक बार उससे मिलकर आते हैं। इतने में लकी और सिमोना वहां भीड़ को चीरते हुए उसके पास पहुंच गए। कुमारी वहां खड़ी होकर हमेशा की तरह लोगों के लिए सैंडविच बना रही थी। वो बनाने के साथ साथ लोगों को आवाज देकर बुलाई जा रही थी। उसके ट्रक पर और एक पतला सा लड़का भी खड़ा हुआ था। वो वही काम कर रहा था जो एक जमाने में लकी किया करता। कुमारी, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही कुमारी ने लकी की आवाज सुनी तो एक बार के लिए तो उसका पूरा शरीर ही कांप गया। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और सामने लकी को देख लिया। उसने तुरंत जोर से कहा, अरे फटीचर बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम मेरी छोड़ो, अपनी कहो, यहाँ क्या कर रही हो? लकी ने भी उसी उत्साह के साथ उससे बात की। कुमारी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, अरे आज वो गेम्स की ओपनिंग होने वाली है ना, तो यहाँ पर ढेर सारी भीड़ आई हुई है। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी गाड़ी लगा देती हूँ, हफ्ते भर का काम एक ही दिन में हो जाएगा। अभी तक 2 से 3 हजार का माल तो पूरा ही हो गया है, कुमारी ने बताया। सिमोना कुमारी को अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि जिस तरह से लकी उससे बात कर रहा था, ऐसे में उसका लकी और कुमारी के साथ रहना सही नहीं था। इसलिए उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लकी मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम उधर वाले एंट्रेंस पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊंगी, और अगर तुम्हें टाइम हो तभी आना, वरना मत आना। सिमोना ने कहा और मुंह बनाते हुए कुमारी के सामने से निकल गई। कुमारी ने जब देखा कि सिमोना नाराज हो गई तो उसने लकी की तरफ देखा और बोली, अरे रे, तुम्हारी सहेली तो नाराज हो गई, जाकर मनाओगे नहीं क्या उसको? कुमारी ने इतना भर कहा और फिर एक आदमी को उसका सैंडविच थमा दिया। अरे क्या फालतू बात कर रही हो यार, हम लोग सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोस्त हैं और कुछ नहीं, लकी ने कहा। उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। इसके बाद वो खुद भी कुमारी के ट्रक में अंदर चढ़ गया और सामान बेचने में उसकी मदद करने लगा। कुमारी के पूरे ट्रक के आसपास ढेर सारे लोग खड़े थे। ना सिर्फ उनमें भारत के लोग थे बल्कि बहुत सारे बाहर से भी लोग आए हुए थे। उनमें से लगभग सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे वो इंटरनेट की मदद से अपनी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे थे। तितोत मुआ सकामका। अचानक से एक भारी सी दाढ़ी वाला आदमी भी कुमारी के ट्रक के पास आकर खड़ा हो गया और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा था। लकी ने जब दोबारा पूछा तभी उस आदमी ने वही जवाब दिया। इसके बाद जब लकी को उसकी बात समझ नहीं आई तो लकी ने उसे कहा, कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश? अब की बार उस आदमी ने अपने कानों पर हाथ रखा और इशारा करते हुए लकी को बताया कि उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही उसे। लकी उसकी बोली सुनकर सोच में पड़ गया और जो हाल उसकी भाषा सुनकर लकी का हुआ वही हाल बाकी लोगों का भी हो गया। उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा था। अरे इसके लिए एक बढ़िया सा नींबू पानी बना दे और उसमें पुदीना भी डाल दे, इतने में कुमारी ने कहा। लकी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन उन लोगों के पास में वक्त बहुत कम था, इसलिए लकी ने भी वही किया जो कुमारी ने उसे करने को कहा था। जैसे उसे नींबू पानी मिला तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत लकी के हाथ से ग्लास ले लिया। इसके बाद फिर उसने कुछ अजीब सा पूछा और अपना बटुआ निकाल लिया। 40 टोकीरा,
कुमारी ने हिंदी में कहा और सिर्फ 4 उंगली दिखाकर दूसरे हाथ से 0 बना दिया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुमारी उस आदमी की जैसी भाषा कैसे बोल रही थी। उस आदमी ने अपनी जेब से 4 10 के नोट निकाले और लकी को थमाकर आगे बढ़ा दिया। जब लकी ने देखा कि कुमारी उस आदमी से उसी भाषा में बात कर रही थी तो वो हैरान हो गया। उसने कुमारी की तरफ देखा और पूछा, कुमारी यार मैंने तो इससे पहले कभी तुम्हें हिंदी के अलावा कुछ बोलते ही नहीं सुना, फिर आज तुम अचानक ये कौन सी भाषा बोल रही हो और तुम्हें कैसे मालूम कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है? अरे वो तो मुझे भी नहीं आती, मुझे क्या पता है कि उसकी भाषा क्या है, लेकिन मुझे बस ये पता है कि उसे बोलते कैसे। कुमारी ने अपने हाथों से ब्रेड का बाहरी हिस्सा काटते हुए कहा, अच्छा लेकिन तुमने उसकी भाषा कहां सीखी? लकी ने पूछा। अरे लकी अब भाषा का क्या है, आदमी वैसे ही सीख जाता है, वैसे भी यहाँ खूब गोरे आते हैं। कुमारी ने ब्रेड पर टमाटर रखते हुए कहा। उसके बाद में वो सैंडविच बनाने में लग गई, लेकिन लकी अभी भी बस उसी को देखे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। जब भी कुमारी की नजर लकी की तरफ पड़ी तो उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारी सहेली ने तुम्हें उधर कोने में मदद के लिए बुलाया था ना, जाना नहीं है क्या? जाओ वरना बेचारी मारे जलन के मरी जाएगी। अरे यार कितनी बार कह चुका हूं कि मैं और वो सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे बीच, यार बेकार में कुछ मत बोलो, लकी ने कहा। वो कुमारी की इस बात से थोड़ा सा झल्ला गया। काफी देर तक वो दोनों साथ में काम करते रहे। जब थोड़ी देर बाद काम करते हुए लकी थक गया तो उसने फ्रिज में एक कोल्ड ड्रिंक निकाल ली और उसका पैसा कुमारी को दे दिया। ठीक है चलो अब तुम काम करो, मैं जा रहा हूं, लकी ने कहा और उसके ट्रक के बाहर आ गया। कुमारी ने लकी को जाते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने उस पतले से लड़के से कहा, साला कह रहा था कि सिर्फ एक साथ पढ़ते हैं, अरे हमें भी मालूम है कि तू ये कोल्ड ड्रिंक किसके लिए ले जा रहा है। लकी ने उसकी बात सुन ली और वो उसे जवाब देने के लिए पलट भी गया, लेकिन फिर उसे लगा कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए लकी ने कहा, जो समझना है समझ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और वो आगे की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर लकी उस दरवाजे पर पहुंच गया जहां पर सिमोना खड़ी थी। जैसे वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर वॉलंटियर 2 लाइन में आमने सामने खड़े थे और वो लोगों के अंदर जाने का रास्ता बता रहे थे। उनमें से एक सिमोना भी थी। लकी सिमोना के पास आकर खड़ा हो गया। लो गर्मी लग रही होगी, थोड़ा ठंडा पी लो, लकी ने वो बॉटल सिमोना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू, तुम चाहो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकते हो, वैसे भी अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, सिमोना ने कहा और फिर से लोगों के स्वागत में लग गई। लकी सिमोना के पास में ही बैठ गया। उसने देखा कि सिमोना आराम से लोगों से इंग्लिश में बात कर रही थी। लकी ने जब उसकी इंग्लिश सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक इसी वक्त एक बहुत ही सुंदर सी लड़की वहां पर अंदर चली आ रही थी और वो लकी और सिमोना के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने नीले और सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी और उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉडल चली आ रही थी। वो श्रेया थी। श्रेया मेरा बैग कहाँ है? जैसे ही लकी ने श्रेया को देखा तो वो तुरंत अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और श्रेया की तरफ देख रहा था। बैग? वो तो मैंने खो दी, श्रेया ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल वागल हो क्या? लकी ने जैसे ही ये सुना कि श्रेया ने उसका बैग फेंक दिया था तो इतने में उसे गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने ठंडा खंजर फूंक दिया हो। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे डांट सको? चलो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। और उस दिन बैग में ना एक डायरी भी थी, मैंने उस डायरी का ना पढ़ने के बाद एक एक पन्ना जला दिया, श्रेया ने कहा और जोर से हंसने लगी। वो मेरी सबसे जरूरी चीज थी और तुमने उसे जला दिया? दिमाग खराब है तुम्हारा, साली पागल औरत। जैसे उसे पता चला कि राधिका की पूरी डायरी राख हो चुकी थी तो वो ऊपर से नीचे तक थर्रा गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने श्रेया को पकड़ा और उसके गाल पर तमाचे लगाने शुरू कर दिए। इतने में कुछ लोग लकी को पकड़ने के लिए आए और उससे श्रेया को छुड़वाने लगे। सिमोना ने भी लकी को श्रेया से छुड़वाने में मदद की। अरे लकी छोड़ो उसे, वो गाइड है यहाँ पर, अगर तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, ये लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। सिमोना ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। लकी ने भी उसकी बात सुनने के बाद श्रेया को छोड़ दिया और उसे गुस्से में देखे जा रहा था। साले फटीचर, 2 कौड़ी के आदमी, अब हाथ लगाना मुझे, हाँ बोल पाएगा, हाथ लगाएगा, साले हरामी, श्रेया ने कहा। जैसे ही लकी को बाकी लोगों ने रोक दिया तो इधर श्रेया को भी जान में जान आ गई। इसके बाद उसने गुस्से में सिमोना को देखा और एक भद्दी सी मुस्कान के साथ बोली, सिमोना, सिमोना देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि आजकल मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही और लकी तुम्हारा दोस्त हो गया है। अब खैर मैं तुम्हें समझाऊं भी तो क्या ही समझाऊं, तुम्हें मरना भी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। जरा एक बार के लिए अपना हाल तो देखो, जबकि तुम तो खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हो, फिर भी तुम यहाँ पर एक छोटे से वॉलंटियर के रूप में काम कर रही हो। ऐसे दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर खड़ी हो और लोगों को आइए सर, नमस्ते सर कर रही हो।
लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं और ना ही कभी होना चाहती हूं। मैं यहाँ पर गाइड हूं। मैं देखने वालों को नहीं, देखे जाने वालों को अपने साथ लेकर आती हूँ। इसके अलावा मुझे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टीम को भी लीड करने का मौका मिल रहा है और मैं टीवी पर भी आने वाली हूँ। और ये सब तुम्हें मिला अब्बास को मस्का लगाने के बाद, है ना? हाँ। लकी से रहा नहीं किया और उसने बीच में बोल दिया, अब आगे क्या होने वाला था? क्या श्रेया इस कमेंट का बदला लेती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को सिमोना अपने साथ स्टेडियम ले आई थी, लेकिन जैसे उसने देखा कि कुमारी ने वहां पर ट्रक लगा रखा है तो वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसके साथ ट्रक पर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से सिमोना के पास आ गया जो कि दरवाजे के पास खड़ी थी और इतने में वहां पर श्रेया आ गई। जब लकी ने उसे डायरी के बारे में पूछा तो श्रेया का उल्टा सा जवाब सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो उसे पीटना शुरू कर दिया। बड़ा मुश्किल था जब लोगों ने श्रेया को लकी से छुड़ाया। उल्टा श्रेया ने सिमोना को सुनाना शुरू कर दिया। लकी फिर से बीच में आ गया और उसकी बात सुनकर श्रेया जोर से भभकते हुए बोली, देखो मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां पर कैसे आई हूं और कैसे नहीं आई हूं। जिसको मेरे बारे में जो सोचना है ना सोच सकता है। वैसे भी मेरी मेहनत की वजह से मैं आज अब्बास की गर्लफ्रेंड हूं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ दरवाजे पर ही खड़ी रह जाएगी और मैं सीधा टीवी पर आ जाऊंगी, समझे क्या? श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और घूरते हुए बोली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इन सारे लोगों के सामने वो नहीं कर सकती थी जो लकी उनके साथ किया करता था। इसके अलावा तुम मेरी ये ड्रेस देख रहे हो, इसे बनाने के लिए ना इटली से डिजाइनर आए थे। इस ड्रेस को सिर्फ और सिर्फ 40 लोग पहनने वाले हैं। इसकी कीमत भी लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा है और उसके मुकाबले तुम अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े तो देखो जरा। देखो कि उसने क्या पहना हुआ है। सड़े से बेकार से 100 रुपए की टी शर्ट, इसका तो मैं अपने घर में पोछा लगा दूं। श्रेया ने अब की बार सिमोना की तरफ देखते हुए कहा और उसने ये भी कह दिया कि लकी की गर्लफ्रेंड थी वो। जैसे ही सिमोना ने ये सुना तो उसे शर्म आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा। ये तरीका उसे जरा भी ठीक नहीं लगा और उसने मारे शर्म की अपना सिर नीचे झुका लिया। अरे क्या हुआ बेबी, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? तभी पीछे से एक मर्द की बहुत ही भारी सी आवाज आई। एक लंबा चौड़ा और बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला आदमी श्रेया के पास में आकर खड़ा हो गया। वो आदमी अब्बास था। बात है अब्बास, तुम तो एकदम सही वक्त पर आ गए। ये देखो, ये दोनों फटीचर भी यहाँ पर आए हुए हैं। श्रेया ने अब्बास के हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहा। वो उसके साथ ऐसे खड़ी थी जैसे अब्बास उसकी संपत्ति हो गया था। अरे ये तो वही लड़का है ना जिसने पिछली बार तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की थी और उसके बाद इसकी शिवांग से लड़ाई भी हो गई थी। भाई लकी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो भाई? लड़कियों के साथ वॉलंटियर करना है क्या? अब्बास ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सिमोना देख रही है, तूने जो चुना और मैंने जो चुना, कितना अंतर है ना। तुझे भी कोई अब्बास की जैसा ढूंढ लेना चाहिए। इसे आदमी में क्या रखा है यार, इसे तो गली का कुत्ता भी मुंह न लगाए। पता नहीं तू क्यों इसका बोझ लिए घूम रही है अपने वो साथ, श्रेया ने कहा और उसकी नाक मारे गर्व की ओर ज्यादा फूल गई। बेबी हमें देर हो रही है, चलो मेरे साथ, हम लोग अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद में अब्बास श्रेया के साथ में अंदर आ गया और वो स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगा। तुम इधर बैठ जाओ। ऐसे लोगों की ना तो बात सुनने की जरूरत है और ना ही इनसे लड़ाई करने की। बेकार में तुम इस तरह क्यों इनसे उलझते रहते हो जबकि तुम्हें पता है कि इनका कोई फायदा नहीं है। सिमोना ने फिर से लकी को पीछे बैठा दिया और उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। लगभग शाम को 7 बजे के आसपास स्टेडियम एक दरवाजे लग चुके थे। जितने भी लोग आने वाले थे वो आ चुके थे और अब प्रोग्राम शुरू होने वाला था। चलो हम भी लोग थोड़ी देर के लिए अंदर जरा चल के देखते हैं, सिमोना ने लकी से कहा। लकी भी थोड़ा सा शांत हो गया था और उसने कहा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? सिमोना ने मुस्कुराते हुए लकी को देखा और बोली, हम वॉलंटियर्स के रेस्ट करने के लिए अलग से एक हॉल बनाया गया है। वहां पर आराम से बैठकर पूरी सेरेमनी का मजा ले सकते हैं। वहां से हम और भी साफ देख सकेंगे। सिमोना और लकी जैसे ही अंदर जाने वाले थे कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। लकी ने उस आवाज को पहचान लिया। वो कुमारी की आवाज थी। लकी ने जब घूम कर देखा तो पाया कि कुमारी उसके पास आ गई और उसने कहा, लकी तुम अंदर जा रहे हो क्या?
मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे भी प्रोग्राम देखना है। अरे ऐसे कैसे ले चलूं? और वैसे भी बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम्हें अपना सामान नहीं बेचना क्या? इतने में सिमोना ने लकी को बीच में रोका और मुस्कुराते हुए बोली, अरे लकी, अब जब सब लोग अंदर चले गए हैं तो इसके सैंडविच खाने के लिए कौन ही बाहर आने वाला है? देखो, अभी भी इसकी गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है। लकी ने देखा कि वहां पर सिर्फ वो लड़का खड़ा था जिसकी कुमारी ने ही मदद की थी और उसे काम पर रखा था। क्या बात है सिमोना, तुम तो बहुत तेज दिमाग की हो गई यार। और इस लकी के दिमाग में तो जैसे चमड़े का बना हुआ है। कुमारी ने लकी के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर सिमोना और कुमारी दोनों इस बात पर हंसने लगे। भले ही कुमारी ने उसका मजाक उड़ाया था और उसमें सिमोना को भी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी लकी को इस बात से खुशी हो रही थी कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई जलन या गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। उसने भी इस मजाक में शामिल होने के लिए कहा, हाँ हाँ, मेरे दिमाग में तो बस पस पड़ गया है, आओ निकाल लो। इसके बाद फिर तीनों हंसने लगे और फिर सिमोना लकी और कुमारी को अपने साथ हॉल में लेकर आ गई। वो हॉल काफी बड़ा था और वहां पर 7 से 8 टीवी लगी हुई थी, जिससे सब लोग आराम से सेरेमनी का मजा ले सकते थे। उन सब पर एक साथ सेरेमनी की शुरुआत भी हो चुकी थी। देखने वाले लोग 100 से भी ज्यादा थे और सब लोग आसपास एक दूसरे से बात किए जा रहे थे। ठीक 8 बजते ही आसमान में पटाखे छूटने लगे और सेरेमनी की शुरुआत हो गई। सबसे पहले 2 लोग डांस करने के लिए आए और उसके बाद होस्ट ने अनाउंस किया कि खेलों में भाग लेने वाले सारे एथलीट भी आने वाले थे। इतने में लोगों ने टीवी पर देखा कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी अलग अलग झंडों के साथ दाखिल हो रहे थे। कोई दुबई से था तो कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका, कोई चाइना, कोई बांग्लादेश, कोई न्यूजीलैंड, कोई अफगानिस्तान और ना जाने कहां से अपने खेलों का प्रदर्शन करने आए थे सारे खिलाड़ी। आखिर में जैसे ही भारत के खिलाड़ी उसमें शामिल हुए तो सब लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से तालियां बजानी शुरू की और सब लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए। सबसे आगे जो लड़की खड़ी थी और जो सब लोगों को दिखाई दे रही थी, वो सच में बहुत सुंदर थी। कुछ लोगों की तो उसके ऊपर से नजर हटने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही खिलाड़ी अंदर आए तो उन सब ने बाकी का काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राष्ट्रगान हुए। इधर देखने वाले भी सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। लकी, सिमोना और कुमारी भी राष्ट्रगान के वक्त सद कर खड़े हो गए थे। तभी अचानक हॉल के पीछे किसी की आवाज आई, अब्बास, क्या मैं टीवी पर आई थी तो सुंदर लग रही थी? तब तक राष्ट्रगान खत्म हो चुका था और इस आवाज को सुनते ही लकी भी जैसे ढीला सा पड़ गया। उसने घूमकर देखा तो श्रेया वहां पर खड़ी थी और उसके साथ में अब्बास भी खड़ा था। लाइव में और असल में थोड़ी देर का अंतर था। लकी को इस बात का अंदाजा नहीं था। बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि मैं तो तुम्हारे ऊपर से अपनी नजर तक नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीवी में घुस कर ना अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर श्रेया के बैठने के लिए कुर्सी ले आया। अरे ये तो वही चुड़ैल है। उसे देखते ही कुमारी के मुंह से ये निकला। वो उसे पहचान गई। हालांकि हॉल में ढेर सारे लोगों के होने की वजह से उसकी आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। लकी ने भी उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर थोड़ा सा उसे पीछे कर दिया। इतने में बाकी लोगों ने देखा कि अब्बास वहां पर खड़ा था तो वो थोड़ा सा तनकर खड़े हो गए। जिस तरह से श्रेया उसके साथ में बैठी ही, सबको इस बात का अंदाजा हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा था और अब श्रेया भी उनके लिए किसी महारानी से कम नहीं थी। अरे अब्बास सर, ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, मैंने अभी इन्हें टीवी पर देखा, ऐसा लग रहा था कि कोई हीरोइन है। अब्बास भाई, आप भी हमारे साथ में बाकी की सेरेमनी देखने के लिए यहाँ आए हो क्या? अब्बास ने सभी लोगों की बात सुनी और फिर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तुम लोगों ने सही पहचाना, मेरी गर्लफ्रेंड है ये, श्रेया नाम है इसका। मुझे लगता है कि इससे सुंदर लड़की पूरे जयपुर में दूसरी कोई नहीं है। अब्बास भी जानता था कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन सब लोगों के सामने इसके अलावा और कुछ कह भी क्या सकता था। ओहो, अब तो ये लोग भी देख रहे हैं। इतने में श्रेया की नजर लकी और सिमोना की तरफ पड़ गई। वो उसे घूरते हुए देख रही थी और फिर उसने अब्बास को खींचकर लकी और सिमोना की तरफ देखने के लिए कहा। इतने में ना जाने उसे क्या सूझा, वो अपनी जगह से खड़ी हुई लकी के पास गई। फिर उसने सिमोना की तरफ देखा और लकी और उसकी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं और अब्बास अभी अभी अंदर आए? हर कोई खड़ा होकर हमें हेलो बोल रहा है और हमसे बात कर रहा है। तुम कि यहाँ पर बैठे हुए हो। हाँ तो तुम अंदर आई हो तो इसमें हम क्या करें, खड़े हो जाएं? कुमारी ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा और फिर से हंसने लगी। चाहे वो किसी की भी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कुमारी को इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था।
ना तो वो श्रेया को पसंद करती थी और ना ही कभी अपनी जिंदगी में करने वाली थी। अरे ओ सदी की शक्ल, खबरदार जो मुझसे इस तरह बात करने की सोची भी तो, श्रेया ने गुस्से में कहा और फिर आगे बोली, मैं यहाँ गाइड हूँ, मैं पहले अंदर आती हूँ और खिलाड़ी मेरे पीछे पीछे, मेरे आगे तो तू मेरी जूती के बराबर नहीं है, इसलिए जरा तमीज से बात कर, समझी ना? श्रेया ने चुटकी बजाते हुए कहा, लेकिन अभी भी वो रुकी नहीं थी। अब उसने अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और बोली, देख रहे हो ना तुम लोग इन तीनों को, इनमें से दो तो ऐसे जिनके साथ मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ। अब ये लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बस इस फटीचर ने भी मेरी दोस्त के साथ वही किया, खुद जैसा ही बना दिया इसको। ये लोग अब यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं और ये जो भद्दी सी शक्ल लिए तुम्हें देख रही है ना, इससे तो भगवान ही बचाए, इसकी शक्ल देख लो तो अपनी खाने की इच्छा मर जाती है। यहाँ पर सब इतने सुंदर सुंदर लोग, ऐसे में इसके जैसी लड़की अंदर कैसे आ गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। श्रेया ने लोगों को उकसाने के हिसाब से कहा। बाकी सब लोगों का ध्यान अभी तक तो लकी पर था या उसके साथ वालों पर गया नहीं था, लेकिन जैसे ही श्रेया ने उनके बारे में इस तरह से बात करनी शुरू की तो सब लोग लकी और उसके साथ वालों को देखने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और सिमोना वहां से बाहर निकल पाते? कैसे निपटने वाली थी लकी श्रेया की इस वार की कहानी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी, कुमारी और सिमोना तीनों आराम से बैठकर अपनी सेरेमनी देख रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि पीछे से श्रेया और अब्बास वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग वहां पर आए और श्रेया की नजर उन तीनों पर पड़ी तो उसने फिर से उन लोगों को सुनाना शुरू कर दिया और साथ ही बाकी लोगों को भी उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वो लोग उन्हें बाहर निकाल दें, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में वो खुद भी लकी के सामने इस तरह का काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में श्रेया को फिर से गुस्सा आया और उसने अब्बास की तरफ देखते हुए कहा, अब्बास, तुम अभी के अभी इन तीनों को यहां से बाहर निकाल के फेंको, ये लोग हमारी जरा भी इज्जत नहीं करते हैं। श्रेया ने अपना हाथ अब्बास के गले में डालते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो आप सब, जो आपके सामने खड़े हैं ना, ये लोग अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस लड़के ने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की। वो तो मैं सही मौके पर मौजूद था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया, वरना पता नहीं क्या कर लेता ये। और ये जो लड़की इसके साथ खड़ी है ना, एक जमाने में ये मेरी गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ है, बेकार से लड़के से बात की जा रही है और अब इस जिंदगी में ना कोई लक्ष्य नहीं रह गया इसके। तीनों के तीनों लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे में तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि इस तरह के लोगों के साथ कोई और रहे। हम लोगों के बीच ये खड़े हैं, ये हमारी तौहीन हो रही है, अब्बास ने जोर से कहा। जैसे ही सब लोगों ने अब्बास की बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अंदर तक जोश से भर गए थे। अरे इसके कपड़े तो देखो कैसे फटे हुए दिख रहे हैं, हो सकता है ये पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक होगा और इसलिए यहां पर आ गया है, लेकिन इसने इस लड़की को तो पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया। और ये लड़की भी तो बेवकूफी है, इसे एक बार जरा देखो तो, ये देखने में कितनी सुंदर है, लेकिन फिर भी ये ऐसे लड़की के साथ क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। गूंगा गा रहा है और बहरे नाच रहे हैं भाई साहब। लकी को इस बात पर सुनते ही गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम लोगों को ना इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेरी और इन लोगों की बस बनती नहीं है, इसलिए ये लोग मेरे बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। अबे जा, क्या बकवास कर रहा है? खा कसम उस दिन तूने मेरा वहां होटल में हाथ नहीं पकड़ा था, तुझे याद नहीं आ रहा है? तो मैं याद दिला देती हूँ, सीसीटीवी दिखाऊं क्या? श्रेया ने कहा, मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि लकी से पहले ठीक से अपनी बात को समझा पाता कि उससे पहले ही अब्बास ने उसे बीच में रोक दिया और उसकी बात को काटते हुए बोला, देखा ना आप लोगों ने, सुनी ना इसकी बात, ये आदमी खुद अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा था। अब जब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हमें इस आदमी को यहां से बाहर निकाल देना चाहिए, तो मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? क्या हमें इसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? हाँ, लेकिन हमारे पास इन लोगों को बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है ना। तभी एक लड़के ने कहा, अरे मैं वॉलंटियर्स का रिक्रूटर हूं और मैं अपनी तरफ से ये घोषणा करता हूं कि जो आदमी सबसे पहले इसे बाहर निकालेगा उससे मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, अभी के अभी। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसों का नाम सुनते ही इस काम के लिए कई लोग आगे आ गए। अब्बास इस चीज को अच्छी तरीके से जानता था। सच में? इतने में एक मोटा सा आदमी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसे लग रहा था कि ये तो 10,000 रुपए का इनाम पा सकता था, इसलिए उसने अपनी
जगह पर से खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तो फिर मैं ही आता हूं। बाकी लोगों ने जैसे ही उद्घोष सुना तो उन्हें लगा कि ये मोटा आदमी अकेला ही सारा इनाम खाने की फिराक में था और बाकी के लोग ऐसा होने नहीं दे सकते थे। उन्होंने भी तुरंत अपनी जगह पर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भी कर सकता हूं, अरे हाँ हाँ मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी करना है। और इतने में 10 से भी ज्यादा लोग लकी की दिशा में आगे बढ़ गए। अरे पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, हट जाओ यहां से, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सिमोना को भी काफी डर लग रहा था। उसने लकी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, लकी अब क्या करना है। लकी ने जैसे ही उसका ये सवाल सुना तो वो उन दोनों लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो दोनों उसके पीछे थे और लकी ने पास में रखा हुआ एक स्टूल अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे तो उसने वो स्टूल जोरों से हवा में लहराना शुरू कर दिया। वो सब लोग एक बार के लिए स्टूल को देखकर डर गए और जहां पर खड़े थे वहीं पर रुक गए। लेकिन लकी भी जानता था कि वो इस हाल में ज्यादा देर तक इन लोगों को रोक कर नहीं रख सकता था और ये 10 के 10 लोग उसकी तरफ इसी तरह से बढ़ते रहे तो वो उसका स्टूल भी कभी भी छीन सकते थे और उसे तोड़ सकते थे। जिस तरह से वो पागल हुए जा रहे थे ना, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन लड़कियों का फायदा उठा सकते थे। इसलिए उसने जोर से कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, हम लोग खुद यहां से जाने के लिए तैयार हैं। अरे वाह लकी, वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात कही तुमने कि तुम अपने आप यहां से जाने के लिए तैयार हो। तो तुम सच में एक कुत्ते हो लकी। श्रेया ने लकी को देखा और उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए बोली और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर यह बात साफ हो गई थी कि वो जीत चुकी थी। उसने अपना फोन उठाया और उसमें एक फोटो खोल लिया। उसके बाद उसने अपने फोन को टीवी से जोड़ दिया और वो फोटो सिमोना को दिखाते हुए बोली, सिमोना देखो जरा इसको, आज तो पूरी दुनिया ने मुझे अपनी टीवी पे देखा होगा। भले ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कितना ही नाम क्यों ना हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर सिर्फ एक वॉलंटियर हो। अगर तुम मर भी जाओगी ना तो भी आज मैंने जो किया है ना उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी, किसी हाल में नहीं कर पाओगी और इस वजह से देखना तुम शर्म के मारे मर ही जाओगी। इधर अब्बास ने भी उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, साले टीचर, अब तो खुद अपने पैरों से यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन मैं तुझे ऐसे बाहर नहीं जाने देने वाला। मेरी बात सुनो दोस्तों, जो इस आदमी और इन लड़कियों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक कर आएगा ना, मैं उसे अपनी तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। आप सब लोगों को भी पता है ना कि सबसे जरूरी चीज क्या होती है, सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। जैसे ही लोगों ने उसके मुंह से 50,000 रुपए का नाम सुना तो फिर से लोगों की आंखें लाल होनी शुरू हो गई। अब लकी का उन लोगों के सामने हवा में स्टूल लहराना अपने आप में बेकार था और सब करने का कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग उसकी दिशा में बढ़ रहे थे और वो ऐसे देख रहे थे जैसे वो बकरा हो और ये सब उसे हलाल करना चाहते हो। जब लकी ने पाया कि उन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहे थे तो लकी ने अपना स्टूल फेंका और वो सिमोना और कुमारी की तरफ पलट कर खड़ा हो गया। वो किसी भी हाल में उन लोगों को किसी तरह की चोट नहीं आने देना चाहता था। अचानक से हॉल का दरवाजा खुला और वहां पर एक जोरदार आवाज हुई, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सब चल रहा है यहाँ पे। जैसे ही उन लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो वो लोग डर के मारे चौंक गए। वो लोग एक बार के लिए रुक गए और उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में अंदर चला रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था और उसने सब लोगों को देखा और झेपते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स में सर्वे के लिए आए हो ना, खुद खेलने के लिए नहीं आए हो जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। तुम सब क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों को इस तरह इसी वक्त बाहर कर दूं यहां से। ये कोई और नहीं बल्कि अभिलाष था। वो इस ग्रुप का डायरेक्टर था और उसी के हिसाब से ये सब लोग काम कर रहे थे। वो साथ में इन खेलों का आयोजन करवाने वाली समिति का एक सदस्य भी था और एक बड़ा नाम भी। वो सिर्फ वॉलंटियर सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी लोगों को देखता था। अब इन सब लोगों को उससे इस बात का डर नहीं था कि वो इनके पैसे काट सकता था। उन सब लोगों को देखकर इस बात का डर लग रहा था कि हो सकता था कि अभिलाष के हाथ में वो पावर थी जिससे वो लोग सच में बाहर हो सकते थे। अगर वो इन्हें बाहर नहीं भी करता तो उन्हें इवैल्यूएट करने की जो पावर थी वो भी अभिलाष के हाथ में ही थी। और अगर वो लोग अभिलाष की इवैल्यूएशन को सही तरीके से नहीं आंकते तो ना तो उन्हें किसी तरह का इनाम मिलने वाला था और ना ही उन्हें कॉलेज में दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट। उनका ये पूरा 1 महीना बेकार हो जाने वाला था जिसपे उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और ऐसा वो होने देना चाहते नहीं थे। अरे अभिलाष जी, नहीं जी, ये तो बस मजे ले रहे हैं, सब जवान लोग हैं तो बस ऐसे ही, अब्बास ने उसके पास जाते हुए कहा और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। अच्छा अब्बास जी, आप यहां पर हो, बढ़िया। अभिलाष ने उन लोगों से हेलो किया और बोला, ओपनिंग सेरेमनी में एक इमरजेंसी हो गई है। आज एक देश के डेलीगेट यहाँ पर अपनी भाषा में भाषण देने के लिए आने वाले थे,
लेकिन उनका जो ट्रांसलेटर था ना, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाया। अब हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनकी भाषा बोल सके। क्या तुम में से कोई उनकी भाषा बोल सकता है? अभिलाष ने पूछा। कौन सी भाषा है उनकी? तभी किसी की एक आवाज आई, मलय। ये सुनते ही कुमारी थोड़ी हैरान हो गई। भले ही उसे भाषा का नाम ठीक से याद नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उसे ये याद था कि वो भाषा मलय ही थी। नाम सुनते ही उसे ये चीज याद आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर राजा आ रहा है तो उसे बोल दो कि उनकी रानी भी आ रही है। कुमारी, क्या कहा तुमने? लकी और सिमोना ने उसकी बात सुन ली और उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। नहीं, कुछ नहीं, कुमारी ने कहा। बाकी सब लोग भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि मलय तो बहुत ही छोटे देश की भाषा थी। ऐसे में वो भाषा कौन बोल सकता था? कोई नहीं है जो उस भाषा को बोल सके? अभिलाष ने फिर से आवाज देते हुए पूछा, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। वो आगे आया और उसने लोगों के चेहरे देखने शुरू कर दिए, लेकिन सबकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ये भाषा नहीं आती थी। उसने अपना फोन उठाया और बाकी लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें भी ऐसा कोई मिल नहीं पाया जो इस भाषा में बात कर सके। देखो, अगर तुम लोगों को एक ट्रांसलेटर नहीं मिला तो ना तो ये हमारे लिए, खेल जगत के लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, समझे? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभिलाष ने कहा और उसकी नजर टीवी पर जा पड़ी। उसने देखा कि टीवी में एक 4 से 5 सेकंड का शॉट आया जिसमें बराना का राजा चला आ रहा था। उसने काले और सफेद रंग की हैट लगा रखी थी और वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास एक सीट खाली थी जिस पर लिखा था क्वीन ऑफ बराना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी अभिलाष की समस्या को हल कर देती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी, सिमोना और कुमारी जब बाकी लोगों के साथ में बैठकर सेरेमनी देख रहे थे तो इतने में अब्बास और श्रेया भी वहां पर आ गए। अब्बास ने लकी के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और वो उन्हें बाहर कर देने के लिए लोगों को 50,000 रुपए तक देने के लिए तैयार था। बाकी सब लोग भी लकी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अभिलाष वहां पर आ गया। असल में बारन का कोई राजा था जो वहां आया था, लेकिन उसके साथ में कोई ट्रांसलेटर नहीं था। जैसे ही कुमारी ने उसे देखा तो वो पहचान गई कि ये तो बारन का राजा था। उसने अपना दिमाग लगाया और फिर जोर से बोली, क्या यहाँ पे बारन की रानी नहीं आने वाली है? अभिलाष ने उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बारन की रानी भी आने वाली थी, लेकिन वो आज पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। अब रानी को इंग्लिश नहीं आती। ये सुनते ही कुमारी का चेहरा पूरी तरीके से खिल गया। वो लकी के कान के पास में आई और उसने कहा, जो भाषा की ये बात कर रही है ना, वो मुझे आती है। क्या? सही में? लकी उसकी बात सुनकर चौंक गया। एक बार के लिए तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने घूमकर कुमारी का चेहरा देखा तो वो मारे खुशी के पागल हो गया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुमारी आज की शाम सब लोगों के सामने उस रानी की बातों का अनुवाद कर सकती थी। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रानी चाह क्या रही थी। जिससे पहले कि लकी अपनी तरफ से कुछ कहता, उसने पहले ही कुमारी ने अपना हाथ उठाया और बोली, अभिलाष जी, मैं ये भाषा बोल सकती हूँ। जैसे ही उसने इतना पर कहा कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसकी शक्ल देखते ही अभिलाष ने कहा, अच्छा सच में? क्या ये तुम काम कर सकती हो? देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो आ जाओ, क्योंकि मुझे इस भाषा को बोलने वाले की जरूरत है। मुझे मालूम नहीं कि तुम सही बोल पाओगी या नहीं बोल पाओगी, क्योंकि मुझे ये भाषा आती नहीं और मैं तुम्हारा एड्रेस नहीं ले पाऊंगा। पर अगर तुम कर सकती हो, कॉन्फिडेंट हो, सही बता रही हो, तो आ सकती हो और इतने सारे लोगों के सामने खुद को साबित कर सकती हो। आ जाओ, अभिलाष ने कहा और फिर वो बाहर की तरफ आने लगा। इधर लकी भी कुमारी को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ आने लगा था। इसके बाद तीनों जैसे ही बाहर की तरफ आने लगे कि इतने में पीछे से श्रेया ने कहा, अभिलाष सर, ये लड़का आपसे झूठ बोल रहा है। मैं इस लड़के के साथ पढ़ी हूं और मैं इसे अच्छे से जानती हूं और मैं ये भी जानती हूं ना कि ये काम कर पाना इस आदमी के पास की बात नहीं है, श्रेया ने कहा और लकी की तरफ घूरते हुए देखने लगी। बाकी सब लोग भी ऐसा कर रहे थे और शायद लकी ने ये बात इसलिए कही थी ताकि वो यहां से बाहर निकल सके। अब अगर लकी यहां से ऐसे ही निकल जाता तो इन लोगों के हाथ से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी जा सकती थी और वो लोग इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसे में बाकी लोगों ने भी लकी के बारे में वैसी ही टिप्पणी करनी शुरू कर दी। हाँ अभिलाष सर, इसकी बस की बात नहीं है। अरे सर, अगर इसने ऐसा कर लिया तो मैं जिंदगी भर के लिए ना एक पैर पे चलूंगा। हाँ, एक तो एक नंबर का ही फटीचर आदमी है सर। इसे ठीक से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी और ये लड़का खुद की कोई पढ़ी लिखी इसकी हैसियत नहीं। ऐसे में ये दूसरी भाषा कैसे बोल सकता है? हम इसे ऐसे झूठ बोल कर ना यहां से जाने नहीं देने वाले सर। अब अभिलाष के मन में भी लकी के लिए शक पैदा हो गया। उसे भी यही लगने लगा कि लकी ने जिस तरह के कपड़े पहने थे
और जिस तरह के उसके हाल नजर आ रहे थे, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे विश्वास किया जा सके कि उसे वो भाषा आती होगी। लेकिन अभिलाष को लगा कि उसकी बात सुनने के अलावा उसके पास इस वक्त और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसके साथ में कोशिश करना जरूरी समझा। अरे तुम चलो यार, जो होगा देखा जाएगा, अभिलाष ने कहा। रानी वहां पर बैठी घबरा रही थी और अभिलाष का इंतजार कर रही थी, इसलिए अभिलाष उन्हें अपने साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गए। अब जैसे ही उनके डायरेक्टर ने अभिलाष को कुमारी और लकी के साथ देखा तो एक बार के लिए उनका दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर जब अभिलाष ने बताया कि वो मलय बोल सकती थी तो खुशी के मारे उछल पड़े। उसने लकी और कुमारी को अपने साथ में खींचा और कुछ लोगों से मिलवाने लगे। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, असल में मैं वो भाषा नहीं बोल पाता हूं, लकी ने शर्माते हुए कहा। क्या तुम नहीं बोल सकते हो तो तुम फिर यहां क्या कर रहे हो? डायरेक्टर का सारा गुस्सा उसकी नाक पर आकर बैठ गया। इतने में लकी ने उसे शांत करवाने के लिए कहा, अरे नहीं सर, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो ये लड़की है ना, ये बोल सकती है, लकी ने कहा। और फिर कुमारी को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुमारी और रानी के साथ में आए हुए लोगों ने उस भाषा में एक दूसरे से बात की और उन लोगों की बात सुनकर अभिलाष और उस डायरेक्टर की जान में जान आ गई और वो लोग पागलों की तरह हंसने लगे। अब ऐसे में कुमारी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं कैमरे के सामने आकर खड़ी नहीं हो सकती। हम लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं पीछे से हिंदी में बोल दूं और कैमरे के सामने उसे कोई और आकर बोल दे। क्या क्या बोलते हो, सही रहेगा ये? डायरेक्टर ने कुमारी की बात को थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उसने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। वो भी इस बात के लिए राजी हो गया क्योंकि उसके हिसाब से कुमारी भी अच्छी नहीं लगती थी और अगर वो उसके सामने टीवी पर आते तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उनकी बदनामी भी होती। इसलिए कुमारी ने जो सुझाव दिया था वो उन लोगों को सही लगा। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि आप जिस इंग्लिश बोलने वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, मेरे पास वो लड़की भी है। मेरी एक दोस्त है जो इस मामले में मदद कर सकती है, लकी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। जब उसे याद आया कि किस तरह से श्रेया ने अभी सिमोना की फजीहत की थी, लकी को लग रहा था कि यह बहुत अच्छा मौका था कि सिमोना उसे उसी की भाषा में पलट कर जवाब दे। अच्छा ठीक है, तो उसे भी बुला लो, डायरेक्टर ने कहा। उसे भी मालूम था कि उसके पास में ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसे में जो लकी कह रहा था वो सही कह रहा था। लकी तुरंत फिर से हॉल में गया और वहां से सिमोना को बुला लाया। उन दोनों ने फिर से अपने कपड़े बदले और थोड़ा सा मेकअप करके स्टेज पर पहुंच गए। इधर कुमारी ने भी मैस्कॉट के कपड़े पहन लिए थे ताकि उसका चेहरा लोगों के सामने ना पाए। उसने किसी शेर के जैसे कपड़े पहने थे। थोड़ी ही देर के बाद वो राजा अपने भाषण देने के लिए आ गया और डायरेक्टर ने अपने लोगों को बोल दिया कि वो लकी और उसके लोगों को राजा के पास जाकर खड़ा कर दे। जब लकी वहां पहुंचा तो दंग रह गया। उन दोनों लड़कियों के पीछे रहने में लकी को भी बहुत मजा आ रहा था। वो अपने आप में बहुत खुश महसूस कर रहा था। ढेर सारे लोगों के बड़े बड़े नेता और राजा वहां पर खड़े थे और लकी उन्हें बस देखे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा था क्या वो सच था या नहीं। उसने एक नेता का भाषण खत्म हो जाने के बाद उस राजा को स्टेज पर बुला लिया। जैसे ही उसका नाम आया तो सब लोगों ने पागलों की तरह तालियां बजानी शुरू कर दी। अपना नाम सुनते ही वो राजा खड़ा हो गया। लकी और सिमोना उसे देखकर थोड़ा सा हिचके। कुमारी, जिसने शेर के जैसे कपड़े पहने थे, उसने धीरे से लकी को हाथ लगा दिया। इतने में लकी ने भी उसकी बात का जवाब दिया। राजा पोडियम पर आया और उसने भाषण शुरू किया। वो जब बोल रहा था तो लोगों की नजर उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। सब लोग उसकी भारी सी आवाज और दमदार भाषण के मुरीद हो चुके थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी भाषण में बात कर रहा था इसलिए कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। लकी जो कि पीछे खड़ा था, उससे कुमारी की आवाज आनी शुरू हो गई। नमस्कार, मैं यहाँ आपके देश भारत आकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। लकी ने इधर से कुमारी द्वारा कही गई इस लाइन को हिंदी में अनुवाद करके दोहरा दिया। साथ ही सिमोना ने दूसरी तरफ उसे इंग्लिश में दोहरा दिया। जैसे ही लोगों ने उस लाइन को सुना तो उन्हें खुशी महसूस होने लगी और उन्होंने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। उनकी तालियां सुनते ही लकी और सिमोना की जान में जान आई। वो खुद भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि वो राजा क्या कह रहा था। धीरे धीरे कुमारी की मदद से लकी और सिमोना ने उनके भाषण की भाषा बदलकर लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और उनका काम सच में काफी अच्छा लग रहा था। इधर हॉल में जैसे ही लोगों ने देखा कि अब लकी और सिमोना टीवी पर आए हुए थे तो सब लोगों के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग देख रहे थे वो सच था। श्रेया की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी और अब उन्हें चाहकर भी वो बंद नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा था ये कैसे हो रहा था और बस वो किसी बुत की तरह टीवी को देखे जा रही थी। जब तक लकी ने अपना मुंह नहीं खोला था तब तक श्रेया को विश्वास नहीं हुआ कि वो मलय भी बोल सकता था। लेकिन जैसे उसने मलय बोला, श्रेया का मुंह तो खुला का खुला रह गया। लेकिन उसमें भी एक चीज पकड़ ली थी। जैसे ही राजा अपनी बात खत्म कर रहा था उसके तुरंत बाद लकी उसे हिंदी में नहीं बदल पा रहा था। उसे थोड़ी देर लग रही थी और श्रेया के हिसाब से ये पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात थी।
न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक था। उसे तो यहां तक लगने लगा कि इस चीज का असर दोनों देशों के रिश्ते पर भी पड़ सकता था। श्रेया के हिसाब से ये जो कुछ हो रहा था ये किसी गुनाह से कम नहीं था, और जैसे ही उसे ये पता चला तो वो अपने दिल में हंसने लगी। उसके हिसाब से इस दुनिया में आज तक उसने लकी से बड़ा और कोई बेवकूफ नहीं देखा, और उसकी बेवकूफी में सिमोना भी उसका साथ दे रही थी। ये बात श्रेया को और ज्यादा खल रही थी। श्रेया ने अपने मन में पूरी रूपरेखा बना ली थी जिसके जरिए वो सिमोना और लकी को जेल भिजवा देने वाली थी। लेकिन जब बाकी लोगों ने देखा कि लकी उस राजा की भाषा का अनुवाद कर रहा था तो उनके कान खुले के खुले रह गए। सब लोग ये देखकर आपस में बात कर रहे थे कि तभी श्रेया का शरीर सुन पड़ गया। जब उसने लोगों से बात करते सुना कि सच में लकी ही उसकी भाषा का अनुवाद कर रहा था तो एक बार के लिए उसे लगा कि क्या सच में लकी ही उसकी भाषा का अनुवाद कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा आखिर कैसे हो सकता था। उसने ये भाषा कब सीख ली? वो तो उसे इतने सालों से जानती थी और उसे देखकर तो उसे कभी नहीं लगा कि वो उस भाषा को सीख सकता था। 2 साल में वैसे भी कोई इतनी मुश्किल भाषा को कोई इतनी अच्छे से कैसे सीख सकता था। बाकी लोगों ने देखा अब कैमरा लकी और सिमोना पर से हट गया और वो सिर्फ राजा पर ही रह गया था। उसे देखते ही लोग समझ गए कि लकी और सिमोना अंदर आने वाले थे। क्या गजब लोग है ना, कितने अच्छे से उस राजा की भाषा बोल रहे थे, और कैमरा भी पूरे टाइम उन पर ही लगा हुआ था। पूरे देश ने उन दोनों को देखा होगा। मुझे तो उनसे जलन हो रही है यार। हम तो इन्हें बाहर निकालने की सोच रहे थे और देखो इन्होंने हमारी नाक बचा ली। सब लोगों के सुर अब बदल चुके थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या श्रेया उनकी जुबान बदल पाती फिर से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और सिमोना स्टेज पर आ चुके थे। पीछे से कुमारी भी शेर जैसे कपड़े पहनकर वहां आ गई। जैसे ही राजा ने अपना भाषण शुरू किया तो उन लोगों ने उसके भाषण को हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर हॉल में खड़े सारे लोगों के तो होश उड़ गए। उन्हें देखकर ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में लकी ऐसा कर सकता था। लेकिन जब श्रेया ने उसे देखा तो उसे लगा कि लकी ने यह सब किसी चालाकी से किया था और इसलिए वो उसे जेल भी भिजवाने के लिए तैयार थी। पर जब उसने लोगों की बात सुनी तो वो भी एक बार के लिए अपने ही शक के ऊपर शक करने लगी। उसके चेहरे पर उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। कहा तो अभी तक सब लोग उसे बड़ी खुशी के साथ देख रहे थे और कहा अब उसे कोई भाव तक नहीं दे रहा था। वो तो ये कह रहे थे कि लकी और सिमोना के मुकाबले श्रेया कुछ भी नहीं थी, लेकिन श्रेया के लिए तो वो फटीचर ही था ना। वो इतनी आसानी से उन्हें अपनी जगह नहीं दे सकती थी, मगर उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उन्होंने सिर्फ एक छोटे से देश के राजा के लिए ट्रांसलेशन का काम ही तो किया था, ये कोई और भी कर सकता था। श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक इसी वक्त लकी और सिमोना का काम खत्म हो गया। वो राजा अब दूसरे देशों के नेताओं से बात कर रहा था और उसने उस बीच लकी की तरफ अपना अंगूठा दिखा दिया। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो लकी के किए गए अनुवाद से काफी खुश नजर आ रहा था। अब की बार जब टीवी पर यह चीज आई तो देखने वालों की आंखें तो और ज्यादा बड़ी हो गई। अरे बाप रे, देखा तुमने, उस राजा ने लकी को अंगूठा दिखाया। ओहो क्या बात है यार, ये तो कमाल ही हो गया। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। मुझे तो लगता है ना कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। हो सकता है कि राजा अपने साथ वाले को हटाकर इसे अपने साथ रख ले यार। श्रेया भी उस राजा के अंगूठे को देखकर दंग रह गई। इससे पहले जब उसने ये देखा कि लकी किसी के लिए अनुवाद कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे वो उससे थोड़ा सा ही बेहतर था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे अंगूठा दिखाया और फिर से उससे हाथ भी मिला लिया तो श्रेया को ऐसा लगने लगा जैसे उसे अभी की अभी जमीन में धंस जाना चाहिए। उसके बाद सिमोना, लकी और कुमारी को स्टेज पर से नीचे उतार लिया गया और उन्हें सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाया गया। वहां डायरेक्टर के ऑफिस में लगभग 20 से ज्यादा लोग खड़े थे और वो सभी मुस्कुराते हुए उन तीनों के लिए तालियां बजा रहे थे। उनमें से जो चीफ डायरेक्टर था वो लकी के पास जाकर खड़ा हुआ और उसने लकी से हाथ मिलाया। थैंक यू सो मच, आज तुम नहीं होते ना तो ना जाने हमारा क्या होता। शायद पूरे देश के सामने हमारा कबाड़ा हो जाता, पूरी तरीके से कबाड़ा। तुमने जो आज काम किया ना मेरे लिए, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था और मैंने तो इसमें कुछ किया भी नहीं है। अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो आप कुमारी को, अगर ये नहीं होती तो आज हम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ डायरेक्टर साहब सही तो कह रहा है, सारी बात तो मैंने बताई और आप इसको थैंक यू बोल रहे हैं। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना। कुमारी ने भी लकी को एक तरफ धक्का देते हुए कहा और फिर डायरेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद वो जोर से मुस्कुराई और बोली, वैसे अगर आपको मुझे थैंक यू बोलना ही है ना तो बाहर मैंने अपनी खाने की गाड़ी लगाई हुई है। आप चाहो तो लोगों को उसके बारे में बताकर ना मेरा ऐड कर सकते हो और चाहो तो वहां पर आकर खा भी सकते हो, कुमारी ने कहा और फिर अपने दोनों हाथ आगे की तरफ बांध कर खड़ी हो गई। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी कोई कहने की बात है।
भाई जैसे ही हमारी सेरेमनी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम सब लोग आकर खाने के लिए कुमारी जी के ट्रक पर जाएंगे और ढेर सारा खाना खाएंगे। डायरेक्टर ने भी हंसते हुए कहा। जिस तरह से कुमारी उसकी बात सुन रही थी और उससे बात कर रही थी, उससे ना सिर्फ डायरेक्टर बल्कि सभी लोग खुश हो गए थे और सब लोगों ने जोर से चिल्लाते हुए हाँ भी कर दी। वो लोग लकी को भी अपने साथ में ले जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन लकी उनके साथ नहीं आना चाहता था। उसे और भी कुछ काम थे, इसलिए उसने मना कर दिया और वो चुपचाप बाहर आ गया। अरे अब मेरा बैग तो हॉल में ही रह गया। लकी सिमोना को लेकर स्टेडियम से बाहर जाने वाला था, लेकिन अचानक से सिमोना को याद आया कि वो जल्दबाजी में बैग लेना भूल गई थी। अब चलो तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ, तुम दोनों मेरा यहीं पर इंतजार करना, लकी ने कहा। उसने सिमोना को और कुमारी को दरवाजे पर ही छोड़ दिया। उसके बाद वो खुद हॉल में जाने के लिए अंदर चला गया। वो दोनों भी उसके साथ अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उन सब के साथ अभी कुछ देर पहले जो हुआ उससे ध्यान में रखते हुए लकी ने मना कर दिया। वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहता था कि कुमारी या सिमोना को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो, कुमारी ने पूछा। तो मैं आपकी बार ना उसका मुंह तोड़ दूंगा, समझी, लकी ने कहा और हॉल के अंदर जाने लगा। जैसे ही सब लोगों ने लकी को हॉल के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो वो लोग एक के बाद एक होकर खड़े हो गए। जब उन्होंने लकी को अंदर आते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और अचानक से उन सबको वो पल याद आ गया जब वो लकी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब जब लकी अंदर आया तो उन्हें ना चाहते हुए भी उससे बहुत डर महसूस होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस क्यों आया था। एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने लकी के साथ में जो किया था उसके बाद लकी उनसे उस चीज का बदला लेने के लिए आया था। वो इस बात से घबरा गए, लेकिन वो भूल गए थे कि ये लकी वो लकी नहीं था जो अभी 1 घंटे पहले था। उसे राजा ने सराहा था, उसे डायरेक्टर ने सराहा था। ऐसे में उसकी पहचान भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब इन लोगों को भी लकी को हाथ लगाने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे हाथ लगाने का मतलब था वो सीधा डायरेक्टर की कॉलर पर हाथ लगा रहे थे। क्या बात है, तुम लोग क्या अभी भी मुझे यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो? देखो सच बताना, तुम्हारे दिमाग में क्या अभी यही चल रहा है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त का बैग लेने आया था। बैग लेने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। अगर फिर भी तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो, हमला करना चाहते हो तो शौक से कर सकते हो, आ जाओ, लकी ने कहा और फिर धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल चौकन्नी थी और वो सब लोगों को देखे जा रहा था। उसमें से एक आदमी ने गहरी सांस ली और उसने लकी के पास आते हुए कहा, नहीं नहीं लकी सर, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हमने पहले ही तुम्हारे साथ जो किया वो गलत किया। तुम आराम से अंदर आ सकते हो और जब मर्जी ना तब जा सकते हो बाहर। हाँ, हमें 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 बता दो कौन सा बैग है तुम्हारा, हम तुम्हारा बैग दे सकते हैं। अरे आओ ना लकी, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे साथ वो दोनों भी आने वाली हैं। लकी ये सुनते ही काफी स्तब्ध हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा था। ये लोग उससे ऐसे बात क्यों कर रहे थे? अभी 1 घंटे पहले तो वो उसे मारने पर उतारू थे और अभी 1 घंटे बाद वो उसके ऊपर प्यार के फूल बरसा रहे थे। इधर बाहर खड़ी कुमारी ने और सिमोना ने लकी को थोड़ी चिंता भरी नजरों से देखा। उसे अंदर गए 5 से 10 मिनट हो गए थे और अभी तक वो बाहर नहीं आया था। ऐसे में वो दोनों हॉल के दरवाजे के पास आ गए और कुमारी ने दरवाजा खोलकर देख लिया कि आखिर वो चल क्या रहा था। ऐसे में जब उन लोगों ने देखा कि सब लोगों का व्यवहार लकी के लिए पूरी तरीके से बदल गया था तो वो खुद भी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता था। कुमारी ने घूमते हुए सिमोना को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लग रहा है ना कि इन सब लोगों ने लकी को राजा के साथ में ना हाथ मिलाते देख लिया था, इसलिए बेचारे सब डर के बैठे हुए हैं। कोई भी लकी को हाथ लगाने की बात नहीं कर रहा, उल्टा सब लोग उसे गले लगाने के लिए राजी हैं। ऐसे ना मुझे नहीं लगता कि अब हम लोगों को भी कोई डरने की जरूरत है। हम लोग भी आराम से जा सकते हैं, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। कुमारी ने बस इतना भर कहा और फिर सीधा दरवाजे के अंदर घुस गई। वो अंदर आई और लकी के पास आकर खड़ी हो गई। तुम? लकी उसे देखकर चौंक गया। कुमारी ने धीमी सी आवाज में कहा, अरे सब ठीक है, चिंता मत करो। और फिर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और बोली, अरे क्या हुआ? तुम तो हमें बाहर निकाल देने वाले थे ना, फेंकने वाले थे ना हमें बाहर। तो अब आओ, आ जाओ, अगर है हिम्मत तो फेंको बाहर और ले लो 50,000। लेकिन बाकी लोगों की हालत खराब थी। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने कुमारी को हाथ भी लगाया तो लकी उनकी जान तक ले सकता था। लोगों को यह भी लग रहा था कि उन्हें लकी का गुस्सा शांत कर देने में कुछ करना चाहिए था, वरना अगर वो इसी तरह से गुस्सा होता रहा तो शायद इन सबको अपने काम से हाथ धोना पड़ता। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? हमारे माथे में तो जंग लग गई थी, इसलिए हम सब ऐसी बात में आ गए थे। लकी भाई हमें माफ कर देना, हमने आपके साथ में जो किया गलत किया और आगे से हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है लकी भाई, हम सब लोग आपके साथ में हैं।
अरे हम आपको ना बाहर निकालने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं लकी भाई, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। ये सब बोल बच्चन सुनकर कुमारी को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, क्या बात है, एक से बढ़कर एक गिरगिट है यहाँ पे। इतनी जल्दी अपना रंग बदल डाला और फिर ये भी चाहते हैं कि हम तुम्हें माफ भी कर दें। बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हो। मालूम है ना विराजा ने लकी से हाथ मिलाने के बाद क्या कहा है? वो बोला कि लकी भाई जान बचा ली आपने, अब बंदे की जान भी हमेशा हाजिर रहेगी। कुमारी ने जैसे ही ये कहा तो लकी उसकी तरफ देखने लगा। उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि राजा ने उससे ऐसा कुछ कहा हो। उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे में कुमारी के दिमाग में ये सब बात कहां से आ रही थी, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुमारी ने उसके सामने देखकर आंख मारी और लकी उसका इशारा समझ गया और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अब इधर कुमारी ने बाकी लोगों की तरफ देखा और बोली, सुना तुमने उन्होंने क्या कहा था? ये उनके शब्द थे। कुमारी के मुंह से ये सब सुनते ही बाकी सब लोगों के तो होश ही उड़ गए। चलो अब सब के सब एक एक करके अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अचानक से कुमारी ने चिंघारते हुए कहा। लोग ये सुनकर दुविधा में पड़ गए और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। साथ ही उन्हें यह भी समझ आ नहीं रहा था कि कुमारी अब उनसे आगे क्या करवाने वाली थी। उसकी चिंगार से तो उन सब के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आवाज कान में जाते ही आधे से ज्यादा लोग तो जमीन पर बैठ गए। न सिर्फ वो जमीन पर बैठ गए बल्कि लेट भी गए थे। इधर श्रेया और अब्बास जो कुर्सी पर बैठे थे उन्हें लेटा हुआ देख रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी उन दोनों को भी घुटने पर ले आती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और सिमोना जैसे ही स्टेडियम से बाहर निकलने वाले थे कि इतने में सिमोना को याद आया कि उसका बैग तो हॉल में ही रह गया। वो अंदर जाने वाली थी लेकिन उससे पहले ही लकी अंदर चला गया और उसे देखते ही सब लोगों के तेवर पूरी तरीके से बदल गए। इसके बाद जब कुमारी आई तो उसने भी लकी के लिए और बढ़ा चढ़ा कर बातें करनी शुरू कर दी और अगले ही पल उसने सब लोगों को उनके घुटने पर बैठा दिया। लेकिन श्रेया और अब्बास अभी भी अपने घुटने पर नहीं आए थे। वो अपनी कुर्सियों पर ही बैठे थे और उन लोगों को देखे जा रहे थे जो उनके पैरों में बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे क्या करना था। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। वो अपनी गलती को ना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुमारी ने अब्बास और श्रेया की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। लेकिन श्रेया और अब्बास के चेहरे पर अभी तक कोई शिकन नहीं आई थी, इसलिए उसने फिर से कहा, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल रहा कि उनसे गलती हुई है और वो भी बहुत बड़ी गलती। अब जब वो अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारे जाने के बाद जो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे ना, उसकी जिम्मेदारी ना वो खुद ही ले। चलो लकी चलते हैं, कुमारी ने कहा और फिर लकी और सिमोना को अपने साथ लेते हुए वहां से बाहर जाने लगी। जैसे ही वो लोग निकलने को थे कितने में पीछे से लोगों की ढेर सारी चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। अरे नहीं लकी भाई, प्लीज मत जाओ। अरे तुम दोनों रुक जाओ ना, कहां जा रही हो? हमें प्लीज एक मौका दो, बस एक मौका। कुमारी उसकी बात सुनकर लकी और सिमोना की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। वो पीछे की तरफ पलटी और उसके चेहरे पर एक कड़वा सा भाव था। उसने फिर से श्रेया और अब्बास की तरफ देखते हुए कहा, देखो हम तो जाना नहीं चाहते, लेकिन अब जब ये लोग नीचे ही बैठना नहीं चाहते, अपने घुटनों पर आना ही नहीं चाहते, तो हम लोग भी इसमें क्या ही कर सकते हैं ना। देखो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे। बाकी सब लोगों ने ये बात सुनते ही अब्बास और श्रेया की तरफ देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये कहना भी शुरू कर दिया, प्लीज नीचे आ जाओ और अपने घुटनों पर बैठ जाओ प्लीज। हाँ क्यों सबको परेशान कर रहे हो यार, बैठ जाओ ना। देखो अरे अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, प्लीज बात मानो। अब्बास घबरा रहा था। हालांकि डर तो श्रेया को भी लग रहा था, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास था कि अगर अब्बास उसके साथ में है ना तो वो उसे बचा लेगा और अब्बास के साथ में होते हुए वो लकी और सिमोना के सामने झुक तो नहीं सकती थी। वो अपनी जगह पर से खड़ी हुई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं इस आदमी के लिए ना अपने घुटने पर बैठ जाऊं? ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। इस आदमी ने हमेशा मेरे साथ बुरा किया, हर कदम पर इसने मेरे साथ बेईमानी की है और तुम कह रहे हो कि मैं इसके सामने नीचे झुक जाऊं? कभी नहीं। मेरे सामने यह आदमी गोबर है, गोबर। इतना कहना था कि एक जोरदार आवाज हुई। जब श्रेया जोर से ये सब चिल्ला रही थी तो इतने में अब्बास अभी जगह पर से खड़ा हुआ अपनी और उसने श्रेया के गाल पर एक तमाचा मार दिया। वो खुद भी लकी के सामने अपने घुटनों पर आने से कतरा रहा था, लेकिन जब उसने श्रेया के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसे लगा कि वो लकी को और ज्यादा गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। अब लकी की पहचान सीधे उस राजा से हो चुकी थी और अगर कल को अब्बास का मन करता कि वो उस राजा के देश में अपनी कंपनी खोले तो लकी उसमें टांग अड़ा सकता था। इसलिए उसे श्रेया को ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ा।
और उसने तुरंत ही उसके गाल लाल कर दिए ताकि वो अपना बकवास सा मुंह बंद कर दे। अब्बास, ये क्या किया तुमने? श्रेया ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो अब्बास को बस देखे जा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब्बास भी उसके गाल पर चांटा मार सकता था। अब्बास ने श्रेया की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गहरी सांस ली और सीधा जमीन पर बैठ गया। अब्बास ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका चेहरा गर्म और लाल हो चुका था और उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अब सिर्फ श्रेया ही ऐसी बाकी रह गई जो कि नीचे नहीं बैठी थी। इससे पहले तो लोगों ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब्बास के साथ में थी, लेकिन अब जब खुद अब्बास भी लकी के पैरों पे था तो बाकी लोगों को श्रेया की कोई परवाह नहीं रह गई और उन्होंने श्रेया के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। श्रेया, चुपचाप बैठ जाओ नीचे, समझी? ए लड़की, बैठ नीचे, तेरी वजह से हम सब मारे जाएंगे, बैठ जा। एक लड़का जो कि श्रेया के पास ही खड़ा था, उसने भी श्रेया को खींचकर नीचे बैठाने की कोशिश की। तभी श्रेया का बैलेंस बिगड़ा और वो तुरंत अपने बैग के साथ नीचे आ गई। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, वेल डन, वेल डन। कुमारी ने श्रेया के सामने देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लकी और सिमोना एक दूसरे को देखे जा रहे थे और उनके चेहरे पर भी ना चाहते हुए एक मुस्कान आ गई। वो सोच रहे थे कि कहीं इन सब चीजों के चक्कर में कुमारी उन्हें किसी मुसीबत में ना डाल दे। चलो आगे आओ, कुमारी ने लकी और सिमोना को आगे लाते हुए कहा और उसने उन दोनों को कुर्सी पर बैठा दिया। कुमारी ने लकी को देखा और बोली, हाँ तो मैंने आपके लिए सेटिंग बना दी है, बिसात बिछा दी है। अब तुम्हें तो याद है ना कि अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मेरी, तुम्हारी और श्रेया की किस तरह की बेइज्जती की। ऐसे में अब तुम लोग देख लो कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन इन्हें सबक अच्छा सिखाना। लकी ने यह बात सुनी और फिर सिमोना की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। वो देख पा रही थी कि पहले ही इन लोगों को जितनी सजा मिलनी चाहिए उतनी तो मिल चुकी थी, अब उन्हें इससे ज्यादा सजा देने की जरूरत नहीं थी। लकी ने भी मुस्कुराते हुए कुमारी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, देखो कुमारी, लोगों के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान। अब तुमने तो इन्हें हमारे पैरों पे लाकर बैठा दिया है, मेरे हिसाब से इतना काफी है। मारने पीटने से ना बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। कुमारी इस बात का ही इंतजार कर रही थी कि आखिर लकी के दिमाग में इन्हें सजा देने के लिए क्या ख्याल आ रहे थे। उसने जब सुना तो वो भी उन लोगों को छोड़ देना चाहती थी। उसने लकी की तरफ देखा और बोली, नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इन्हें मार पड़नी चाहिए। जैसे उसने इतना भर कहा और लोगों को गुस्से में देखा तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो लकी की तरफ नहीं देख रही थी। लकी ने श्रेया की तरफ देखा, उसके पास किया और बोला, श्रेया, तुमने मेरी सबसे बड़ी चीज, मेरी डायरी जला दी। उसके बाद तुमने अब्बास के साथ मिलकर इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया और तो और मेरे ऊपर इन सब लोगों को हमला करने के लिए भेजा। उसके बाद तुम लोगों से कहती रही कि हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। क्या सच में कभी हम एक साथ थे श्रेया? ऐसा तो कोई दोस्त नहीं हो सकता जो इस तरह की हरकत करे। जैसे ही उसने इतना भर कहा कि उसके बाद श्रेया के गाल पर ढेर सारे तमाचे पड़ने शुरू हो गए। श्रेया के गाल पर 4 थप्पड़ पड़े और उसका चेहरा 4 बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम गया। लकी ने उसके गाल पर तमाचे मारकर उसे लाल कर दिया। श्रेया ने मारे शर्म के अपना चेहरा छुपा लिया और उसे उसके गालों में बहुत दर्द हो रहा था। वो लकी को बस ठंडी नजरों से देख रही थी, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं लकी फिर से उसे डांट ना लगाए। इससे पहले अब्बास ने भी उसके गाल पर तमाचा लगा दिया। लकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने अभी तो सिर्फ 4 थप्पड़ मारे हैं, लेकिन अगर आज के बाद तुमने सिमोना के बारे में कुछ भी कहा ना तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लकी इसके बाद अब्बास के पास आकर खड़ा हो गया। अब्बास का दिल भी उसके मुंह के बाहर हो रहा था और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो बस अपनी दिल में यही उम्मीद कर रहा था कि लकी उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा ना करे। जब वो अपनी नजरों के सामने इधर उधर की चीजें सोच रहा था तभी उसकी आंखों के सामने कुछ चमक गया। अब्बास का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक से उसकी नाक में दर्द होना शुरू हो गया और उसकी आंखें खुलने के बाद पता चला कि लकी ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया और वो पीछे जमीन पर गिर गया। अब्बास को कुछ देर के लिए होश नहीं रहा। जब वो फिर से खड़ा हुआ तो उसकी नाक में से खून बहने लगा। लकी फिर से कुमारी के पास आकर खड़ा हो गया। कुमारी ने जोर से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इन दोनों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, है ना? देखो मजा आ गया ना? लकी ने भी उसके सामने देखते हुए मुस्कुरा दिया। इसके बाद लकी ने सिमोना का बैग उठाया और कुमारी और सिमोना के साथ बाहर आने लगा। जैसे ही वो तीनों लोग बाहर निकलने वाले थे कि सारे लोग अपनी जगहों पर से खड़े हो गए। कुमारी भी फिर से अपने ट्रक पर चली गई थी। लकी और सिमोना उन्हें बाय कर रहे थे। उन्होंने ऑटो लिया और फिर कॉलेज आ गए। लकी सिमोना को उसकी डॉर्मेट्री तक छोड़ने के लिए आ गया। आज सेरेमनी में जो कुछ हुआ उसके लिए सिमोना उसको बहुत सारा थैंक यू बोल रही थी और उसने आखिर में कहा, लकी सच में बहुत सारा थैंक यू तुम्हें। आज तुमने जो भी किया ना उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे जो कुछ मिला ना नहीं मिल पाता। लकी ने भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अरे तुम्हें भी थैंक यू। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाती ना मैं खुद टीवी पर नहीं आ पाता, और वैसे भी हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो मेरी तरफ से इतना करना तो बनता है। अब तुम मुझे ऐसे थैंक यू बोलोगी ना तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे अपना नहीं कोई बाहर वाला मानती हो।
ये सुनते ही सिमोना के गाल लाल हो गए और उसने थोड़ा सा अपना सिर नीचे झुकाया और प्यार से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी तुम्हें बाहर का नहीं माना लकी। इतना बार कहने के बाद उसके गाल और लाल हो गए। उसके बाद उसने लकी को बाय कहा और वो भागते हुए अंदर चली गई। लकी ने उसे देखा और फिर अपना सिर हिलाया, फिर से अपनी डॉर्मेट्री में आ गया। इधर विराज भी अपने बंगले में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो राधिका की डायरी पढ़ रहा था। इन दिनों वो अपनी सारी चीजें डायरी के हिसाब से ही चल रहा था और इसकी वजह से उसका शहनाज के साथ में रिश्ता आगे बढ़ रहा था। जिस हिसाब से विराज की समझ थी उस हिसाब से तो उसे यही लग रहा था कि अब वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो शहनाज को प्रपोज कर सकता था। उसने फिर से डायरी का अगला पन्ना खोल लिया। उसने देखा कि अब उसमें अगला सीन ये था कि राधिका को कोई ज्योति नाम की लड़की परेशान कर रही थी और उसने उसे पानी में फेंक दिया और उसके बाद लकी उसे बचाने के लिए आ गया। फिर विराज ने देखा कि इसके बाद से लकी और राधिका के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया। ये बढ़ते ही विराज का चेहरा खिल गया और वो बोला, शहनाज कल मैं अपने दिल की बात तुमसे कह दूंगा और तुम मना भी नहीं कर पाओगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में विराज शहनाज को प्रपोज करने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुमारी ने श्रेया और अब्बास को भी अपने घुटनों पर लाकर बैठा दिया था। ना सिर्फ वो घुटनों पर बैठ गए थे बल्कि अब्बास ने श्रेया के गाल पर ढेर सारे थप्पड़ भी लगा दिए। इसके बाद लकी ने उसके गालों को लाल कर दिया। बाकी वो किसी को सजा देना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने साथ सिमोना और कुमारी को लेकर बाहर आ गया। इधर विराज राधिका की डायरी को खोल कर पढ़ रहा था। अब उसमें वो बात लिखी थी कि ज्योति ने राधिका को पानी में डुबा दिया, लेकिन लकी ने उसे बचा लिया था। ऐसे में विराज भी अब उसके साथ में ऐसा ही कुछ करने के बारे में सोच रहा था और अगले दिन शहनाज कॉलेज के दरवाजे पर जल्दी आ गई। विराज ने कहा कि आज वो उसे द्रव्य नदी के पास में ले जाने वाला था। शहनाज ये बात सुनकर काफी खुश हो गई। इन दिनों विराज दिन ब दिन शहनाज को दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहनता था जिससे वो ज्यादा करीब दिख सके। वो खास तौर पर इस तरह के कपड़े अपने लोगों को भेजकर मंगवाता था और वो और विराज इन दिनों एक दूसरे के साथ में अच्छा महसूस कर रहे थे। खास तौर पर शहनाज को तो बहुत मजा आ रहा था। वो विराज के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद कर रही थी। शहनाज के साथ में एक रेस्टोरेंट में किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस वक्त विराज ने उस आदमी के सिर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे मारी और उसके बाद उसने उस आदमी को नीचे लेटाकर फर्श तक चाटने को मजबूर कर दिया। उसने इसके अलावा किसी संस्था के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे दान कर दिए, लेकिन बाकी लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना पैसा भी दान में दे सकता था। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उसने वहीं पर सबके सामने और ज्यादा पैसा डोनेट कर दिया। अब ऐसे में शहनाज ये कैसे सोच सकती थी कि विराज ये जो कुछ भी कर रहा था वो उसी की डायरी में लिखा था। उसे तो बस विराज के साथ में रहने में मजा आ रहा था और वो इसे खूब एंजॉय भी कर रही थी। इन 10 दिनों के अंदर शहनाज अब उतनी कठोर नहीं रह गई जितनी कि वो पहले हुआ करती थी। हाँ, मैं थक गया तो बहुत हूं, पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मेरे लिए इस पसीने को अपने रुमाल से साफ कर सकती हो, विराज ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा और ये सुनते ही शहनाज का चेहरा तो शर्म की वजह से पूरी तरीके से लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और विराज का पसीना पोंछ दिया। जब शहनाज उसके साथ में ये कर रही थी तब उसे ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा पहले भी कर चुकी थी। फिर उसे याद आया कि उसकी छोटी बहन का वो मंगेतर था और ऐसे में वो उसके माथे का पसीना कैसे पोंछ सकती थी। विराज ने अपनी साइकिल रोकी और शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम एक ऑटो लेते हैं और फिर द्रव्य नदी के पास चलते हैं। विराज और शहनाज ने अपने लिए एक ऑटो लिया और वो लोग नदी पर आ गए। इंटरनेशनल गेम्स होने के वजह से वहां पर पहले ही बहुत सारे दूसरे लोग भी मौजूद थे। बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट वहां पर घूम रहे थे। विराज ने शहनाज का हाथ पकड़ा और उसके साथ नदी के किनारे घूमने लगा। वो नदी दिखने में सुंदर लग रही थी और उसके किनारे घूमते हुए वो एक दूसरे से बात करते हुए वक्त बिताने का पता ही नहीं चल रहा था। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चल रहा था कि कब वक्त बीत रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों नदी के किनारे एक पत्थर पर आकर बैठ गए। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, विराज ने कहा और वहां से जाने लगा। जब विराज शहनाज की नजर से दूर चला गया तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। इधर शांतनु भी काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर उसके साथ में वो 3 लड़कियां थी जो कि शहनाज को परेशान करने के लिए वहां पर खड़ी थी और कब से उसका इंतजार कर रही थी। ये वही लड़की थी जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले विराज को भी कैंटीन में परेशान किया था। जैसे ही वो तीनों विराज से मिली तो हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर गई। विराज, हमें माफ कर देना, हमने पिछली बार आपके साथ जो किया ना बहुत गलत किया। तब तक हमें मालूम नहीं था कि आप ही विराज हो, प्लीज माफ कर देना। हाँ ठीक है। विराज ने भी अपना हाथ उठाया और उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद उसने शांतनु की तरफ देखा और बोला, तुमने इन्हें समझा दिया ना कि क्या करना है और कैसे करना है? हाँ बना, सब समझा दिया मैंने, कर लेंगी ये, शांतनु ने कहा। बहुत अच्छे, विराज ने कहा और फिर
उन तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, देखो जैसा शांतनु ने कहा है ना, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरे और शहनाज की परवाह करने के बगैर तुम्हें सारा काम अंजाम देना है। समझ गई ना बात? हाँ जी समझ गई, उन लड़कियों ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। चलो अब तुम जा सकती हो। जैसे ही विराज ने अपनी बात खत्म की उसके बाद वो लड़कियां नदी के किनारे बैठी शहनाज की तरफ जाने लगी। शहनाज नदी को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी शीशे की तरफ देख रही हो। अचानक से उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी, शहनाज। शहनाज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जिस दिन पहली बार विराज उससे मिलने के लिए आया था उस दिन तीनों लड़कियों ने उसे कैंटीन में बहुत ज्यादा परेशान किया था। वो उसे मजा चखाने का सोच रही थी लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाई। शहनाज ने भी उनसे झगड़ा कर लिया था और इस वजह से वो तीनों विराज और शहनाज से बहुत नाराज हो गई। अब वही लड़कियां फिर से शहनाज के पास आने लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहनाज ने घबराते हुए पूछा। उन्हें देखकर डर गई थी। मैंने देखा कि तुम उस फटीचर आदमी के साथ घूम रही हो। तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें जरा भी इस बात की शर्म नहीं आती कि तुम्हें किसके साथ घूमना चाहिए और किसके साथ नहीं? एक मोटी सी लड़की ने कहा जो कि ज्योति बनी हुई थी। ठीक इसी वक्त उसके बाद उस तीनों ने शहनाज से थोड़ी सी लड़ाई की और उसे पानी में धकेलने की कोशिश कर दी। थोड़ी ही देर बाद शहनाज पानी में गिर गई। वो तीनों जब उसे देखकर हंस रही थी तो इतने में विराज भागता हुआ उसके पास आया। उसने उन तीनों लड़कियों को धक्का दिया और सीधा शहनाज को बचाने के लिए पानी में कूद गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था, जैसा उस डायरी में लिखा था। उसमें से किसी ने कुछ नहीं बदला, ना ही वो लोग कुछ बदलना चाहते थे। उसके बाद थोड़ी देर में वहां पर कुछ गाड़ियां आई और रुक गई। फिर उसमें से एक आदमी निकला जो अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरह नजर आ रहा था। उसके पीछे और भी ढेर सारे लोग आकर जमा हो गए। वो आदमी शहनाज को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन विराज उसके बीच में आ गया और आखिरकार उसने शहनाज को बचा लिया। उसके बाद 10 से 12 लड़कों ने विराज की पिटाई करनी शुरू कर दी। वो सब लोग शहनाज के पास में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनमें से कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। विराज ने शहनाज को एक भी चोट आने तक नहीं दी। नहीं, शहनाज भी विराज को किसी तरह का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। वो जोर से चिल्ला रही थी लेकिन विराज ने उसे इस तरह से पकड़ रखा था कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। तुम चिंता मत करो शहनाज, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं आने दूंगा, विराज ने शहनाज के कानों में कहा। उसके मुंह से खून बहने लगा था और वो शहनाज के चेहरे पर गिरे जा रहा था। शहनाज रो रही थी और उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मत मारो इसे, मत मारो। जब शहनाज का रोना अपने चरम पर था तो अचानक से आसमान में ढेर सारे हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर आ गए। वो लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और फिर सब लोगों के ऊपर एक साथ टूट पड़े और थोड़ी ही देर में उन्होंने विराज को बचा लिया। आप ठीक तो हैं विराज सर? एक आदमी जो विराज को बचाने के लिए आया था उसने विराज की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। शहनाज तुम ठीक हो ना? विराज ने दर्द से कराहते हुए शहनाज की तरफ देखते हुए कहा लेकिन तब तक उससे चक्कर आने शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। विराज, विराज! इतने में शहनाज ने विराज को गले लगा लिया और वो जोर से डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। इधर विराज को शहनाज को लेकर हेलीकॉप्टर सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। विराज को सीधा इमरजेंसी रूम में एडमिट करवा दिया गया। शहनाज भी इमरजेंसी रूम के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी और उसके माथे पर उसके पसीने साफ नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो यही होता कि विराज की जगह वो इमरजेंसी में एडमिट हो जाती। लगभग शाम को 5 बजे विराज बाहर जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया लेकिन अभी वो बेहोशी की हालत में था। शहनाज आकर विराज के पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और बस उसे देखने लगी। रात को 8 बजे के आसपास शहनाज ने देखा कि विराज की आंखें खुलने लगी और उसने धीरे से अपनी पलकें उठा ली। शहनाज उसे देखते ही खुश हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, विराज, डॉक्टर, विराज को होश आ गया, जल्दी से आओ, विराज को होश आ गया। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ शहनाज, तुम बताओ तुम कैसी हो? विराज ने मुस्कुराते हुए शहनाज को देखा और कहा, हाँ मैं भी ठीक हूँ, शहनाज ने अपनी तरफ से कहा। विराज को अभी भी उसकी चिंता सता रही थी। शहनाज की नाक भींग गई और उसने गीली आंखों से विराज की तरफ देखा और कहा, विराज, तुम्हें मुझे बचाने के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। अगर तुम इतनी परेशानी नहीं उठाते ना तो तुम्हें इतनी चोट नहीं लगती। नहीं शहनाज, ऐसा कैसे कह रही हो? तुम्हें चोट लगती तो मुझे और ज्यादा दर्द होता ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और सिर्फ ठीक ही नहीं हूँ, बहुत खुश भी हूँ। मेरे सामने तुम जो बैठी हो, विराज ने कहा और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। शहनाज सिर्फ उसका चेहरा देख रही थी और उसे विराज के लिए अपने दिल में कुछ महसूस होने लगा। इन दिनों विराज जब से उसकी जिंदगी में आया था तब से शहनाज के मन में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था, जिसकी वजह से विराज सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं रह गया लेकिन फिर भी वो उसकी छोटी बहन का मंगेतर था। अगर उसके दिल में इस तरह की कोई बात आ रही थी तो भी वो उसे बाहर नहीं दिखा रहा था। वो अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहा था। विराज, तुम आराम करो, मैंने ये सब शिरीन को तो बताया ही नहीं, लेकिन अब जब तुम जाग चुके हो तो मैं उसे कॉल करती हूँ, वो यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आ जाएगी, शहनाज ने धीरे से कहा
और वो अपनी जगह से खड़ी होकर बाहर जाने लगी। शहनाज! विराज अपनी जगह पर से उठा और उसने शहनाज का हाथ पकड़ लिया। शहनाज के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, वो बहुत जोर जोर से धड़क रही थी। उसने घूमकर विराज की तरफ देखा और डबडबाई हुई आंखों से देखकर बोली, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कोई फीलिंग नजर नहीं आती क्या? ये बात कहते ही शहनाज का शरीर ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से थर्रा गया। वो बस विराज की तरफ देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल उसके साथ क्या खेल खेल रहा था। नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं हर रोज इस तरह से गरीबों की तरह सिर्फ तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कॉलेज में आता हूँ? तुम्हें पता है, हमने नदी के किनारे जो दाल चावल खाए थे वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छे दाल चावल थे। मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इससे अच्छा और कुछ नहीं खाया। जादू दाल चावल में नहीं था, जादू तुम्हारे हाथों में था। मेरे लिए तुम दाल चावल हो चुकी हो और अब मैं बाहर का कितना भी पनीर खा लूं ना, लेकिन तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। भले ही मैं अपनी जिंदगी में और कितनी भी लड़कियों को देख लूं, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? विराज ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शहनाज और विराज के बीच कुछ होने वाला था? और अब लकी का क्या होता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज अपने साथ शहनाज को नदी पर ले आया था। वो आज उसके साथ वही करने वाला था जो ज्योति ने राधिका के साथ किया था। विराज ने पूरा सीन वैसा ही बना दिया और फिर उसे चोट भी आ गई। शहनाज ने जब देखा कि विराज उसे अपनी जान पर खेल कर बचा रहा था तो वो उसे पसंद करने लगी, लेकिन विराज के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। पर विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने शहनाज को प्रपोज तक कर दिया। उसकी बात सुनकर शहनाज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखों से 2 आंसू भी गिर गए। उसने अपना आंसू पोंछा और फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारी आंखों में जो है वो उतर कर मेरी आंखों में आ रहा है, लेकिन विराज तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम मेरी छोटी बहन के मंगेतर हो, हम दोनों के बीच इसलिए। इतने में विराज ने खुशी खुशी उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे तुम्हें सच में क्या उस चीज की चिंता हो रही है? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के साथ अपनी सगाई तोड़ देता हूं। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये सुनते ही शहनाज के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उसके मन में कुछ अजीब से ख्याल आने लगे। ये कैसे हो सकता है? अगर शिरीन को पता चला कि इसने सिर्फ मेरी वजह से सगाई तोड़ दी तो कितना बुरा लगेगा उसे। हो सकता है वो मुझसे नफरत करने लगे। यही बात शहनाज ने विराज के सामने भी बता दी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी और उसने शहनाज को शांत करवाते हुए कहा, नहीं देखो, तुम गलत सोच रही हो शहनाज। वैसे भी मेरे मन में शिरीन के लिए कभी से कुछ था ही नहीं। हो सकता है वो उल्टा तुमको थैंक यू कहे, क्योंकि उसके मन में भी मेरे लिए ऐसा कुछ बात नहीं है और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जैसे ही विराज ने अपनी बात खत्म की तो शहनाज ने उसे देखना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी कि शिरीन शायद उससे शादी के लिए हाँ इसलिए कि उसका बड़ा सा घर और पैसा देख रही थी। वो उसका मन नहीं था कि वो विराज से शादी करे और न ही वो उससे प्यार करती थी। वो बस अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस बारे में सोच रही थी। तो बताओ शहनाज, क्या तुम इस चीज के लिए मुझे प्रॉमिस करती हो? विराज ने उसकी तरफ देखा और पूछा। मैं शहनाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का जवाब क्या दे। उसका मन कर रहा था कि वो हाँ कर दे, लेकिन फिर उसे लग रहा था कि उसे मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये शिरीन के फ्यूचर का सवाल था। वो बहुत ज्यादा उधेड़ बुन में फंस चुकी थी और उसे कोई भी एक रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम्हें मुझे प्रॉमिस नहीं करना है ना तो कोई बात नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कर देती, लेकिन हो सकता है कि तब तक मेरे ऊपर इसी तरीके से हमले होते रहे जिस तरह से आज हो रहे थे। शहनाज, क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं हर वक्त तुम्हारे लिए चोट खाता रहूं? विराज ने पूछा। अरे तुम्हें भी मालूम है ना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं सोच सकती हूँ। ऐसा कैसे मान सकती हूँ विराज कि तुम्हें चोट आए? नहीं, शहनाज ने कहा। इधर विराज ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो चलो एक साथ चल के हम शिरीन और तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं उनके सामने नहीं जा पाऊंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी, तुम खुद ही चले जाओ, शहनाज ने घबराते हुए कहा। उसे ये सब करने में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, घबराहट हो रही थी। वो इस तरह से शिरीन से नजर तक नहीं मिला सकती थी। विराज ने इस बात पर शहनाज का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसे अपने पास बैठा दिया। उसके बाद उसने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं आने वाली हो तो मैं नहीं जा सकता। मैं तब तक ऐसे ही गरीब बना रहूंगा और तुम्हारे कॉलेज आता रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ अपने घर नहीं आती। हो सकता है कि लोग फिर से मेरे ऊपर हंसने लगे, और अगर तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे पति के ऊपर लोग हंसे, उसे ताने दें, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ये सुनते ही शहनाज को शर्म आ गई और उसने कहा, तुम जब इतने बड़े परिवार से आते हो, यहाँ के राजकुमार हो, तो तुम ऐसे गरीब होने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही विराज को हंसी आ गई। विराज की चाल का खुलासा शहनाज के सामने हो गया था, लेकिन उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था। उल्टा उसे देखकर ये सब खुशी महसूस हो रही थी कि कोई तो आदमी था जो उसे इतना प्यार करता था। अगले दिन विराज बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब शहनाज का फोन आए और कब वो शिरीन और उसके पिता से मिलने के लिए निकले। लेकिन एक बड़ी बात अजीब थी। अभी कल तो विराज को इतनी चोट आई कि वो बिस्तर पर से उठने के आसार भी लग नहीं रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ सही था। शहनाज को इस बात पर थोड़ा सा तो शक हुआ, लेकिन वो इस चीज को देखकर खुश भी थी कि विराज फिर से ठीक हो गया था। उसे याद आ रहा था कि विराज को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने सबसे अच्छी और सबसे तेज दवाओं का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो जल्दी से चुस्त हो गया। बस इससे ज्यादा शहनाज ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो लोग पहले शहनाज के घर पर मिलने वाले थे, लेकिन उसी का फोन आने के बाद वो लोग जिमनी होटल आ गए। वहां पर विराज की मुलाकात जरीवारा परिवार के 3 लोगों से हुई। शहनाज को बात करने में बहुत शर्म आ रही थी और वो चाहकर भी अपने मुंह से कुछ कह नहीं पा रही थी। इधर शिरीन को ऐसा लग रहा था कि विराज सिर्फ उसे खाने के बहाने मिलने के बारे में सोच रहा था और इससे ज्यादा और कुछ नहीं, और वो चाहता भी नहीं था। दर्शन अंकल, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं शिरीन और शहनाज दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। विराज ने बहुत शांति से अपनी बात की शुरुआत की। दर्शन और शिरीन दोनों ही एक दूसरे को काफी देर तक देख रहे थे। जब उन्हें विराज को इस शांति में देखा तो उन्होंने काफी अजीब सा महसूस करना शुरू हो गया। उन्हें इस बात पर शक हो रहा था कि कहीं ये बात सच में उसकी सगाई से जुड़ी हुई तो नहीं थी। इसके अलावा जिस तरह से शहनाज शर्मा रही थी और जिस तरह से उसने अपना सिर नीचे कर लिया था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये बात उसी से जुड़ी थी। विराज, क्या बताना चाहते हो तुम? दर्शन को बेचैनी सी महसूस होने लगी और उसने मुस्कुरा दिया और बस विराज को देखने लगा। अब उसने कुछ सोचा और विराज की तरफ देखते हुए आगे की बात करने बोला, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था। ठीक है, तो मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। मैं शिरीन के साथ में अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ, विराज ने कहा और दर्शन की आंखों में देखने लगा। क्या? ये सुनते ही उन्हें बड़ा सा झटका लगा। उन्होंने अपने हाथ में जो पानी का ग्लास थाम रखा था वो अचानक से नीचे गिर गया और टूटकर बिखर गया। उन्होंने कांपते हुए होठों से कहा, विराज, विराज, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी और शिरीन की तो शादी की खबर सारे जयपुर में फैली हुई है। हर कोई इस बात को जानता है कि तुम और वो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। जब शादी इतनी पास है तो ये क्या कह रहे हो तुम? शादी तोड़ने की? कैसे होगा विराज? विराज, भगवान के लिए इस तरह की बात मत करो प्लीज। विराज, विराज प्लीज, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। दर्शन ने घबराते हुए कहा। वो खुद भी शिरीन की शादी से विराज से इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि जयपुर के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शंस के काम आते थे उनमें से ज्यादातर काम विराज के घर वालों के पास ही होते। ऐसे में वो चाहते थे कि अगर इन दोनों परिवारों का आपस में रिश्ता हो जाए तो इन्हें भी थोड़ा सा काम मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगर ये लोग विराज के घर वालों का सपोर्ट नहीं लेते, इनके लिए यहाँ पर काम फैलाना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा शहर के और देश के नामी गिरामी लोगों के बीच ये बात फैल चुकी थी कि शिरीन और विराज एक दूसरे से ब्याह करने वाले थे। अब अगर ऐसे में विराज मना कर देता तो इससे शिरीन और उसके घर वालों की बहुत बदनामी हो जाती। जैसे ही शिरीन ने विराज के मुंह से ये बात सुनी तो एक बार के लिए तो उसे गुस्सा आया, लेकिन अचानक से उसे इस बात की काफी खुशी होने लगी क्योंकि वो तो विराज को जरा भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उससे शादी करना चाहती थी। वो खुद इस सगाई को तोड़ देना चाहती थी। हाँ, मैं जानता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं ये बहुत ही जल्दी हो रहा है, लेकिन अंकल प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की को अपना दिल दे बैठा हूं जो मुझे शिरीन से ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और मुझे ये बात कहने में कोई मलाल भी नहीं है। विराज ने कहा। कौन है वो लड़की और किससे प्यार हो गया है तुम्हें? दर्शन के हाथ कांप रहे थे और उन्होंने कांपते हुए हाथों को टेबल पर रखा और विराज को देखते हुए कहा। विराज ने धीरे से शहनाज की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, वो कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बड़ी बेटी शहनाज है। शहनाज? ये सुनते ही शिरीन और दर्शन को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने विराज की बात सुनते ही तुरंत शहनाज की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा था, लेकिन ये बात सुनते ही शिरीन का दिल काफी हल्का हो गया। अगर विराज उनके घर में ही शादी करने के लिए तैयार था तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि वो शहनाज से शादी कर रहा था या फिर शिरीन से। विराज ने इधर दर्शन को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दर्शन अंकल, शहनाज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं शहनाज को प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? शहनाज के पिता ये बात सुनते ही एक बार के लिए तो सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने शहनाज की तरफ देखा और कहा, इस मामले में मैं शहनाज से सुनना चाहूंगा कुछ, उसका क्या कहना है।
शहनाज, जो विराज कह रहा है, क्या तुम उसके लिए अपनी तरफ से तैयार हो? ये सवाल होते ही तीनों लोगों की नजर शहनाज से जा मिली। वो सब लोग बस उसके मुंह से जवाब का इंतजार कर रहे थे। बहुत बेचैन नजर आ रही थी वो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही थी। उसने अपनी ड्रेस के कोनों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं इतना भर कहने के बाद वो फिर से शिरीन को देखने लगी। शिरीन को भी उसके दिल में समझ आ गया कि उसकी बहन उससे कोई साफ बात नहीं करने वाली थी। वो जो कहना चाहती थी शायद शिरीन के वहां होने की वजह से वो कह नहीं पा रही थी। शिरीन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, दीदी, आपके दिल में जो भी बात है ना, वो आप खुलकर बोल सकती हैं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। जैसे ही शहनाज ने देखा कि शिरीन के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो गुस्सा नहीं हो रही थी, तो विराज का दिल भी खुश हो गया। उसे इस तरह से देखकर वो खुद भी समझ गया था कि शिरीन को इस सगाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, ये बात सच है, मैं विराज को पसंद करती हूँ। तो अब जब शहनाज ने ये बात कह ही दी है तो मैं इससे आगे क्या ही कह सकता हूँ बेटा। विराज, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी और शहनाज की जोड़ी अच्छी लगेगी। तो क्या तुम लोग आज के आज ही एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो? विराज ने शहनाज का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे लगता है कि 15 दिसंबर की तारीख ठीक रहेगी। तो जैसा होता है वैसा ही होने दीजिए, हम सिर्फ दुल्हन बदल देंगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहनाज और विराज की शादी हो जाती? और अब लकी का क्या होता जब उसे इस बारे में पता चलता कि उसकी राधिका किसी और को अपना दिल दे बैठी थी और फिर हाथ से शादी कर रही थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए और सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज शहनाज से शादी करने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। वो उससे बहुत प्यार करने लगा था और उसने शहनाज को प्रपोज भी कर दिया। लेकिन शहनाज को इस बात से डर लग रहा था कि अगर इसके बारे में शिरीन को पता चला तो वो क्या सोचेगी। मगर विराज ने वो सब संभाल लिया और वो दर्शन के पास में अपनी शादी की बात करने के लिए आ गया। दर्शन ने जब इस चीज के लिए शहनाज के मुंह से हाँ सुनी तो उन्होंने भी हाँ कर दी। अब विराज और शहनाज की शादी 15 तारीख के दिन ही होने वाली थी। दीदी, आपकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। आपको विराज से ज्यादा अच्छा लड़का ना कभी नहीं मिल सकता था। शिरीन ने शहनाज को गले लगाते हुए कहा। उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि शिरीन विराज से शादी नहीं कर रही थी। वो तो उल्टा काफी खुश नजर आ रही थी और उसे देखकर विराज के दिल में भी सुकून महसूस हो रहा था। उसकी खुशी देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि शिरीन कभी उसे चाहती ही नहीं थी और ना ही उसकी कोई परवाह करती थी। उल्टा वो तो शहनाज को ऐसे शुक्रिया कह रही थी जैसे वो उसकी हाँ ने शिरीन को विराज की कैद से आजाद करवा दिया हो। ये सब देखने के बाद उसे बहुत खराब लग रहा था और ये उसकी साफ तौहीन थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वैसे भी अभी तक वो शिरीन से ही शादी करने वाला था और शिरीन ही उसकी अपनी थी। लेकिन अब जब शिरीन ने ही उसे मना कर दिया तो उसे बुरा लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने शिरीन को धोखा नहीं दिया बल्कि शिरीन ने उसे धोखा दिया था। वो शिरीन को इस बात का जवाब देना चाहता था लेकिन उसे ये मौका ठीक नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद में खाना लग चुका था। सब लोगों ने उसे जल्दी से खत्म कर लिया और दर्शन अपनी दोनों बेटियों को वहां से लेकर निकल गए। जैसे ही विराज ने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, साली शिरीन, तू ना एक नंबर की चुड़ैल निकली। जिस तरह से तू हंस रही थी ना, सब देखा मैंने। मेरा साथ तुम्हें कैद लग रहा था और अब उस कैद से आजाद होने पर तुम जश्न मना रही हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भले ही मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी करने जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम मुझे अभी ठीक से जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। इसके बाद विराज ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अपने ग्रुप में मैसेज लिखते हुए बोला। शाम को इधर सब लोग मिर्च मसाला होटल पहुंच गए। विराज ने उन सबके आते ही यह खबर सबको बता दी कि उसकी और शहनाज की सगाई पक्की हो गई थी और वो लोग 15 तारीख को शादी भी करने वाले थे। वहां पर सभी अमीर घरों के लड़के आए थे लेकिन अब्बास और शांतनु को छोड़कर सब लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि विराज ने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर दिखाया। सब लोगों ने विराज की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। जय हो बना जी की। अरे वाह बना सा, मजा आ गया। हम तो सोचते रह गए और आपने कर दिखाया। क्या बात है विराज बना, आप ही असली राजकुमार हैं।
सब लोगों के पेट में जैसे जैसे शराब उतरती जा रही थी, वैसे वैसे वो लोग विराज के गुणगान पर गुणगान किए जा रहे थे। विराज ने सब लोगों को बताया कि ये काम उसने अकेले नहीं किया, इसमें अब्बास और शांतनु ने भी उनकी मदद की थी और वो भी आगे जिंदगी भर उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब्बास और शांतनु ने इसे सिर्फ विराज का बड़प्पन ही बताया। उनका कहना था कि वो असली काम तो किया था और इन लोगों ने तो बस उसकी थोड़ी बहुत मदद ही की थी। लेकिन जो भी हो, बाकी लोगों की तरह वो दोनों भी इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। विराज ने थोड़े पैक खत्म कर लिए और फिर उसने उनमें एक लड़के को अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्या तुम उस काम में मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम ये कर दोगे ना तो तुम्हारी कंपनी ने बैंक से जो 20 करोड़ का लोन लिया हुआ है ना, मैं उसे पूरी तरीके से कम करवा दूंगा। कम से कम उसका ब्याज तो माफी करवा सकता हूँ। हाँ बना, बताओ ना क्या करना है, आपके लिए तो जान हाजिर है बना, उस लड़के ने कहा। उसका नाम केशव था और उसके पिता की सीमेंट की फैक्ट्री थी। वो काफी वक्त से इतने बड़े लोन की वजह से थोड़ा सा परेशान चल रहा था और इस वक्त वो विराज के कहे हर कदम को करने के लिए राजी हो रहा था। इसके अलावा उसके पास में और कोई चारा भी तो नहीं था। बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं कि तुम ना शहनाज की छोटी बहन शिरीन के पीछे पड़ जाओ, विराज ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। क्या बना, मैं कुछ समझा नहीं, पीछे पड़ जाओ मतलब? केशव ये बात सुनकर हैरान हो गया। इधर विराज ने अपने हाथ में वाइन का एक ग्लास लिया हुआ था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और केशव को अपने साथ खिड़की की तरफ ले जाने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी और केशव की ये बात बाकी लोगों के कानों में पड़े, इसलिए उसने धीरे से कहा, देखो मुझे मालूम है कि मैं शहनाज से जब से मिला ना, उससे पहले ही मैं शिरीन को पसंद करता था, लेकिन मुझे कभी उसका स्वाद चखने का ना मौका नहीं मिल पाया। तुझे नहीं लगता कि ये अपने आप में बहुत बुरी बात है? हाँ बुरी बात तो है बना, केशव ने कहा। सच में विराज शहनाज को पसंद करने से पहले शिरीन को ही पसंद करता था, लेकिन अब उनका परिवार अपने आप में बड़ा परिवार था। ऐसे में वो शिरीन तक पहुंचने के लिए किसी भी ऐसे रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जिसमें उसके साथ उसके परिवार की भी बदनामी हो जाए। वो अगर उससे शादी कर पाता तभी उसका स्वाद चख पाता, लेकिन अब जब उसकी सगाई शिरीन से टूट गई थी तो उसके हाथ में ये मौका नहीं लगने वाला था। वैसे उसके दिमाग में बात सिर्फ इतनी सी थी कि शहनाज शिरीन से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन जब उसने आज दोपहर के खाने के दौरान शिरीन को जिस तरह से हंसते देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया और वो उसकी मुस्कान का बदला शिरीन के बिस्तर से निकालना चाहता था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तू शिरीन के पीछे लग जा, तू उसे पटा ले और एक दिन मेरे कमरे पर ले आ, उसे शराब पिला और मुझे ना उसके साथ एक पारी खेलने दे। उसके बाद तू अपने साथ उसके साथ जितना खेलना चाहता है ना खेलते रहना, क्या कहता है? विराज ने केशव की तरफ देखा और पूछा। एक पल के लिए केशव ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर झिझकते हुए बोला, बना मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर शिरीन ने खुद मुझे पसंद नहीं किया तो मैं उसे... नहीं, उसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। देख काफी सुंदर है, हैंडसम है। अगर तू अपने आप को किसी लड़की की नजर में ले आए ना, पागल हो जाएगा यार। और फिर उसे झांसी में लाने के लिए मैं अपनी फेरारी दे दूंगा ना तुझे, जो मैंने इटली से मंगवाई थी। लड़कियों को और खास तौर पर सुंदर लड़कियों को बड़ी और महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। अगर तू जरा सा अपना दिमाग लगा लेगा ना तो तुझे उसे पटाने में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। विराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनते ही केशव का दिमाग खराब हो गया। उसने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है बना, आप जो कह रहे हैं मैं वो करूंगा। मैं पहले उसे फंसाऊंगा, फिर उसे आपके पास लेकर आऊंगा। पहले आप एक पारी खेलना, उसके बाद। केशव की आंखों में शिरीन के बारे में सोचते ही चमक उठ गई थी और साथ ही अपने आप को फरारी में बैठा हुआ भी वो महसूस करने लगा। अगले दिन लकी ने जल्दी ही अपनी क्लास खत्म कर ली। जैसे ही वो बाहर निकला, इतने में उसके पास में शिरीन का फोन आया। लकी क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे पास मेरे साथ बाहर घूमने के लिए थोड़ा सा टाइम है? मैं सोच रही थी कि हम लोग स्टेडियम चलते हैं और वहां पर थोड़े बहुत गेम्स देख कर आते हैं ना। शिरीन लकी से बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन लकी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी और विराट की सगाई टूट चुकी थी। हाँ ठीक है, हम लोग चल सकते हैं, लकी ने कहा। वो खुद भी आज शिरीन से मिलने के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, तो फिर मैं कॉलेज आ रही हूँ, तुम गेट पर आ जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, शिरीन ने कहा और फोन काट दिया। लकी भी कॉलेज के गेट तक आ गया था और 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे शिरीन नजर आ गई। वो कैब से यहाँ तक आ गई थी। तुम्हें देर हो गई क्या इंतजार करते हुए? शिरीन ने लकी के पास आकर पूछा। आज उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस ड्रेस के साथ उसके हाथ में एक आसमानी रंग का बैग भी था। वो एक अलग ही जोश और उत्साह में नजर आ रही थी।
क्या बात है, तुम आज इतनी खुश कैसे दिखाई दे रही हो? लकी ने उसकी तरफ देखा और पूछा। अरे उसमें क्या है, मैं क्या पहले तुम्हें खुश नहीं दिखती थी? श्री ने कहा। वो जानती थी कि लकी उसे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन को पसंद करता था, इसलिए उसने अभी जानबूझकर लकी को यह बात नहीं बताई कि उसकी शादी विराज से होने वाली थी। उसने लकी का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने साथ लेकर कैब में बैठ गई। आज मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि हम लोग टेनिस मैच देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम भी फ्री होगे, कॉलेज में बोर हो जाओगे अकेले अकेले, इसलिए साथ में ही चलते हैं। वो लोग भी वैसे ही आने वाले होंगे, चलो। अरे सुनो ना, शहनाज कॉलेज में ही है क्या? तो क्या हम लोग उसे भी अपने साथ ले लें? लकी ने पूछा। वो सोच रहा था कि शहनाज से मिलने का और बहुत देर तक उसके साथ रहने का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता था। नहीं यार, मेरी बहन को ना इन सब चीजों में कोई मजा नहीं आता, और अब तुम उसका नाम भी मत लेना, समझे? आज तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मेरी बात करनी पड़ेगी समझे? श्रीन ने मजाक में कहा और फिर हंसने लगी। चलो ये भी ठीक है, लकी ने कहा। उसे श्रीन के बर्ताव से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे शहनाज से जलन होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी तरफ से बस हाँ कर दी। लकी और श्रीन गाड़ी में बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद वो लोग स्टेडियम में पहुंच गए थे। लकी और श्रीन बाहर गेट पर खड़े होकर बाकी लोगों के अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। श्रीन ने एक फोन लगाया और थोड़ी देर बाद वहां पर 3 लड़के और 2 लड़कियां आकर खड़ी हो गई। अरे नाना, तुम तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आई हो। श्रीन ने जब उस लड़की के साथ में इतने सारे लोगों को देखा तो दंग रह गई। उसने देखा कि दोनों लड़के भी काफी सुंदर लग रहे थे। हाँ देखो, ऐसी बात है, जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना ज्यादा मजा आता है, नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। लकी ने देखा और शिरीन से पूछा, शिरीन ये कौन है? अरे ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका नाम लकी है। शिरीन ने लकी की तरफ देखा और उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, लकी ये नैना है और ये मेरी ना बहुत अच्छी दोस्त है। लकी ने नैना और सभी लोगों को हेलो किया और फिर नैना ने शिरीन को एक के बाद एक लोगों से मिलवाना शुरू कर दिया। नैना की आंखें तब तक से लकी के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो उसके कपड़े तक देख रही थी और उसके कपड़ों से ही उसने उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया। लकी तुम वैसे काम क्या करते हो, तुम्हारा परिवार क्या काम करता है? मेरा परिवार यार बहुत ही आम परिवार है, हम लोग कुछ खास नहीं करते, थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, बस यही है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या नैना फिर से लकी से वो सब कहती जो वो सुनना चाहता था? क्या शिरीन, विराज और शहनाज की शादी के बारे में उसे बताती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?